बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट अजीम राना और मेरे साथ मौजूद हैं शहरबानो आवान। उम्मीद आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में बैठ के इस वक्त हमारा प्रोग्राम एंजॉय कर रहे होंगे। और चाय का कप आपने मेरे ख्याल से हाथों में थामा होगा। जी बिल्कुल शहरबानो, हम उम्मीद कर रहे हैं हमारे व्यूअर्स ठीक होंगे, लेकिन हाँ, मुझे मैं भी साथ चाय का एक ले लूँ। मुझे स्टिल फ्लू चल रहा है। हाँ, तो आपके ये फ्लू से मौसमियाती असरात हैं। आपके फ्लू से मुझे याद आया कि मैं अपने देखने वालों को ये बता दूं कि मौसमियाती तब्दीलियां जो हैं वो भी साथ साथ हैं। मौसम तो वाज़े तौर पर तब्दील हो चुका है, ऑफिशियली सर्दी आ चुकी है यहाँ पर और हमें महसूस भी हो रही है। मोटे कपड़े भी निकाल लिए गए हैं और ब्लैंकेट्स भी निकाल लिए गए हैं घरों में। तो अपना ख्याल रखें, गर्म मलबूसात का इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा और गर्म मैं तो पानी पिएं अपना सुबह उठते ही। ज़ाती एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ अपने व्यूवर्स के साथ कि ऐसे मौसम में जब आपको पता नहीं चलता सही तरीके से कि बाकायदा सर्दी है या नहीं, क्योंकि दिन में पिछले दिनों ऐसे हो रहा था कि गर्मी थी अच्छी खासी और अचानक शाम को मौसम तब्दील हो जाता जी था। हाँ, जी हाँ। तो इसलिए रिस्क ना ले, गर्म मलबूसात का इस्तेमाल करें, अपनी खुराक का ख्याल रखें। और चूँकि स्मॉग ताहाल बरकरार है, शहर कायदा घर से नंबर 1 पर आ गए जी। कराची में स्मॉग सबसे ज्यादा है, पंजाब में कदरे सूरत हाल बेहतर है क्योंकि गुज़िश्ता रोज हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई जिसके बाद मौसम थोड़ा बेहतर है, लेकिन स्टिल स्मॉग है। और तो मुल्क ख्याल भर रखें में अपना। सर्दी की शिद्दत में इजाफा है, हाँ उसके जी, साथ साथ शुमाली स्मॉग इलाका है। जात हमारे बिल्कुल मलका कौसार, मरी और बर्फबारी का सिलसिला बर्फबारी शुरू हो का चुका है। सिलसिला। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है और लोअर दीर और अपर चित्राल की अगर बात की जाए, नारान, बालाकोट, मरी के पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। बालाई इलाकों में पारा -5 डिग्री तक गिर चुका है और सयाह वहाँ रुक पर कर लिए जाने के लिए बेताब है। उन्होंने रुक कर लिया है। सयाहों को भी चाहिए कि वो अपना खास ख्याल रखें, लैंडस्लाइडिंग के लिए तैयार रहें। और लास्ट टाइम बहुत एक वाकया पेश आया एहतियात था। बरतें। इन शॉर्ट, अगर आप अपनी फैमिली के साथ नॉर्दर्न एरियाज का कोई ट्रिप प्लान कर रहे एहतियात हैं बरतें। तो हाँ, इन दिनों हीटर में ऑन करके आपने सोना नहीं है, बिल्कुल भी। आपने ये आप गाड़ी घरों में हीटर मौजूद चला हैं। के नहीं सोना। एग्जैक्टली, ये बड़ी हीटर ऑन पते की करके बात है। आपने ना कमरों में सोना है, ना घरों में सोना है, ना ही गाड़ी में सोना है। अच्छा, क्योंकि दूसरा इससे एक और ये खतरात भी है कि हमारी जो है ज़्यादा। मरी की बिलखसूस जो इंतजामिया है उनको तो अब अलर्ट रहना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि इससे पहले एक हादसा पेश आ चुका है बर्फबारी के दौरान एग्जैक्टली, ही। मैं वही बात कर तो रही थी। बिल्कुल वहाँ पर अब इंतजामिया को भी चाहिए कि ऐसे मौसम में जब वेदर स्वेयर है, बर्फबारी हो रही है, तो मलका कौसार, मरी और जो दीगर इस तरह के नॉर्दर्न एरियाज़ हैं जहाँ पर ज़्यादातर टूरिस्ट जाते हैं बर्फबारी देखने, वहाँ पर ट्रैफिक की जो सूरत हाल है उसको बिलखसूस मैनेज करें, ट्रैफिक वहाँ पे जैम बिल्कुल ना हो। मैनेज होनी चाहिए। और जो सयाह हैं, जो पाकिस्तान के सयाह हैं जो थोड़ी चीप उसके लिए जाते हैं तफरीह के लिए, जी। मरी, उनके लिए आसानियाँ होनी चाहिए। वहाँ पर बाकायदा पेट्रोलिंग का एक सिस्टम होना चाहिए जो रात के टाइम भी पेट्रोलिंग करे कि अगर कोई गाड़ी किसी हादसे का शिकार हो गई है या फिर खुदा ना खास्ता फंस गई है बर्फ में, तो उसको निकाला जाए, लोगों को बाहिफाजत मकामात पर पहुँचाया बिल्कुल जाए। शहरबानो, और ये हम लोग करना अपने चाहिए। व्यूवर्स को जो बता रहे हैं कि आपने नॉर्दर्न एरियाज़ का इन दिनों में जब ट्रिप प्लान करना है तो थोड़ी एहतियात इस तरह भी बरतनी है कि पेट्रोलियम के हवाले से ख़बर है, घर से मसनूआत में फ़र्क पड़ा है, कुछ की प्राइस सेम है, जैसे पेट्रोल की प्राइस सेम है और डीजल की कीमतों में अलबत्ता जो है वो कमी आई है। वो अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करते हैं कि एग्जैक्ट डीजल की कीमत में 7 रुपये और लाइट डीजल में 4 रुपये 52 पैसे की कमी आई है, जी हाँ। जबकि जो LPG है उसकी कीमत में इजाफा हुआ है ये और अफसोस की 3 बात है रुपये कि 82 पैसे इजाफा जी हुआ हाँ, LPG की कीमत में इजाफा कर दिया मजीद और डीजल और लाइट डीजल की कीमत में थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन पेट्रोल जो है वो वो बरकरार अपनी कीमत पर बरकरार है। नॉर्दर्न एरियाज का ट्रिप ज़्यादा घूमे फिरे ना। नॉर्दर्न एरियाज का ट्रिप अगर आपने करना ही है तो सोच समझ कर करें, मैनेज बहुत करके। खर्चा आने वाला है पेट्रोल का। बिल्कुल, लेकिन चले एक साय ऑफ रिलीफ जिसे हम कहते हैं घर से, कुछ तो रिलीफ मिला। और वो हजरात के जो डीजल जिनका ज़्यादा इस्तेमाल होता है हैवी ट्रैफिक में, मेरे ख्याल से जो ट्रक्स वगैरह और जो दूसरे ट्रांसपोर्टेशन के शोबे हैं उनको ज़रा रिलीफ है क्योंकि डीजल लाइट डीजल की कीमतों में कमी आई है। अच्छा, एक और LPG वाले खबर परेशान हैं मेरे जिनकी सामने कीमतों आई में है इजाफा। और वो ये है कि मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा मुल्कों के लिए किए गए हैं। जी जी और जी ये जी। कोप 28 में मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आया है और रुकन ममालिकों ने जो मुल्क हैं वो मुतासरा ममालिक के लिए खसूसी फंड्स कायम कर रहे हैं और $40 करोड़ देने का भी ऐलान कर दिया गया है, जो कि बहुत अच्छी बिल्कुल। बात है। $100 अरब के फंड से मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा मुल्कों की मदद की जाएगी। अच्छा, ये इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन अगर हम ऐड करें कि इसमें $100 मिलियन जो हैं वो UAE की जानिब से कमिट किए गए हैं इस फंड के अंदर, और अभी प्लेज किया है बाकी ममालिक ने भी
कि मौसमियाती तब्दीलियों से डेवलपिंग स्टेट्स जो मुतासर होती हैं, ये पैसे उनको मिलेंगे ताकि वहाँ पर जो तूफ़ान और सैलाब से तबाही होती है मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से, तो इन पैसों से उन ममालिक में जो लोगों की ज़िंदगी है उनको मुतासर होने से बचाया जाएगा। तो मज़ीद जिन ममालिक है $51 मिलियन ब्रिटेन, $7.5 मिलियन फ्रॉम US एंड $10 मिलियन फ्रॉम जापान। और यूरोपीय यूनियन ने प्लेज किया जी $245.39 मिलियन। ये भी प्लेज किए हैं इन कंट्रीज़ ने। COP28 कॉन्फ्रेंस जो इस वक्त दुबई में हुई, लेकिन अभी देखें कि प्लेज करने में और पैसे देने में एक्चुअली में फ़र्क है। लेकिन मेरे ख्याल से प्लेज कर लिए तो ऑब्वियसली फिर ये फंड्स प्रॉपर तौर पर आ भी जाएंगे। हाँ जी। अच्छा, एक और खबर है, पाकिस्तान और चीन, दो ऐसे मुल्क हैं जिनकी दोस्ती के बारे में तो सबको पता है, भाईचारा, दोस्ती चलती रहती है, दुनिया तस्लीम भी करती है इनकी दोस्ती। पाकिस्तान पर जब भी मुश्किल वक्त आया, चीन ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया, ये हम सब जानते हैं। और इस दोस्ती की अगर ताज़ा मिसाल की बात की जाए तो चीन ने आसमानी बिजली गिरने की पेश की इतला देने वाला जो आला है ना, यानी 10 डिटेक्टर्स दिए हैं। $10 लाख मालियत के 25 मौसमियाती डिटेक्टर्स पाकिस्तान को तोहफे दिए गए हैं। और ये चीनी आलात आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात की बरवक्त प्रेडिक्शन करेगा। और ये आसमानी बिजली गिरने से एक तादाद है जी बात हो जाती है और अच्छा खासे नंबर्स हैं जो मुतासिर होते हैं। अच्छा, अब कहानी थोड़ी सी ये है कि जी मौसमियाती तब्दीली चूँकि पूरी दुनिया में रोनुमा हो रही हैं, तो पाकिस्तान उस खित्ते में वाक़ है कि जहाँ पर मौसमियाती तब्दीलियों के पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा असरात हैं। तो जिसके बायस अब वेदर जैसे जैसे चेंज हो रहा है, आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात भी रोनुमा होते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं जिस तरह से शदीद बारिशें होती हैं, बेमौसमी बारिशें जिन्हें हम कहते हैं। और बिजली से तकरीबन पाकिस्तान की एक रिपोर्ट के मुताबिक बिजली से मरने वाले जो लोग हैं 300 से ज़ायद एक साल में आसमानी बिजली से लोग लुकमा अजल बनते हैं, जाँ बहक होते हैं। तो उनके लिए एक बड़ी अच्छी बात है कि अगर किसी भी इस तरह के डिजास्टर या इस तरह बचा जा सकता है, बिल्कुल ऐसे रडार हमारे पास होंगे, ऐसे हालात हमारे पास होंगे। तो बहुत शुक्रिया चीन का, चाइना का बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक और भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन इसी खबर से मुतल्लिक कि वेनेजुएला और कोलंबिया के बाद बांग्लादेश एक ऐसा खिता है जहाँ पर बिजली गिरने के वाक़या सबसे ज़्यादा रोनुमा होते हैं। 14,000 किलोमीटर रेंज का रडार भी है जो चाइना की तरफ से पाकिस्तान को दिया गया। और ये चीज़ें हेल्प करेंगी, हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। पेशगी इतला मिल जाएगी हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट्स को कि जी मौसमियाती तब्दीलियाँ इस तरह की रोनुमा होने वाली हैं, तो आप जो ज़रूरी इक़दाम हैं वो कर लें। दिलचस्प खबर भी शेयर कर लें अपने नाज़रीन के साथ। एक बड़ी दिलचस्प खबर अजीम मेरी नजरों से गुजरी कल। वो ये थी कि एक बेटा 3 माएँ, नादरा का ये अनोखा कारनामा सामने आया जनाब। ये मैंने भी देखी है खबर। एक नौजवान की माओं का जो इंदराज किया गया वो 3 डिफरेंट खवातीन है। और ये बताया गया कि वो जो बच्चा है उसके पेरेंट्स में सेपरेशन हो जाती है, तो एक उसकी असली माँ हो गई, दूसरी उसकी दादी माँ हो गई, अच्छा, तीसरी उसकी स्टेप मदर भी उसकी माँ है। अच्छा, ये तीनों माएँ नादरा के रिकॉर्ड में उसकी माँ है, उसकी वालदा के तौर पे शो हो रहा है रिकॉर्ड में जी। एग्जैक्टली। अच्छा, तो इन्होंने कोई एक्शन लिया है? बिल्कुल एक्शन लिया गया है इनकी जानिब से और उन्होंने उनको बुला भी, नादरा को नोटिस जारी कर दिया गया है और दरख्वास्त दी गई है वकील की जानिब से कि ये क्या सिलसिला है, ये क्या मामला है। मेरे ख्याल से सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया है इन साहब ने और नोटिस दिलवाया नादरा को। 17 साल नौजवान है उमर रजा, जिनका नाम बताया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि मुस्तकबिल में अगर आउट ऑफ कंट्री या फिर कहीं भी उन्होंने कोई विजिट करना है, कोई 100 मामलात होते हैं डॉक्यूमेंटेशन के, तो उसमें बहुत मसला आ सकता है 3 डिफरेंट माओं का। तो बहुत अच्छी बात है कि सब लोग जो है ना जाके चेक कर लें। अच्छा, वैसे हमारे बड़े शानदार किस्म के ब्लंडर्स देखने को मिलते हैं। फादर नेम भी चेंज होते हैं, हमने देखे हैं। और आप किसी और फैमिली में चले जाते हैं तो आपकी फैमिली ट्री ही बदल जाती है। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से अगर कोई भी कहीं पे भी आपने जाना है, उससे पहले कि अगर आप फ्री हैं तो आप जाकर अपना एक दफ़ा ये डॉक्यूमेंटेशन एक बार खुद से देखा। मुतल्लिका इदारे उनको भी चाहिए कि अपना रिकॉर्ड जरा दुरुस्त कर लें और इस तरह की गलतियां ना होने दें, क्योंकि किसी की जिंदगी का मामला है भाई, आगे बड़े जरूरी काम और एंड मौके पे फंस जाते हैं आप। बहुत मसला जब आपने किसी बड़ी चीज के लिए कोई अप्लाई करना होता है, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है या बाहर आपने ट्रैवल के लिए, तो फिर ऑब्वियसली वो जब मसला ज़ाहिर है एक रूल है, वो रूल के मुताबिक चलना पड़ता है। वो सारी चीज़ों को, डॉक्यूमेंटेशन को दोबारा डॉक्यूमेंटेशन की सूरत में तब्दीली आती है। तो इंटरेस्टिंग खबर आपने बताई ना 3 माह, और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी मेरे पास भी। हाँ जी बिल्कुल। और वो ये है कि शादीशुदा जोड़े की लड़ाई हुई है दौरान फ्लाइट। कोई नई बात नहीं होती रहती है। लेकिन इसमें नई बात ये है कि ऐसी हुई है कि फ्लाइट का रुख मोड़ना पड़ गया पायलट को। हाँ जी बिल्कुल। जर्मनी के शहर म्यूनिख से बैंकॉक जा रही थी जी ये फ्लाइट, और तैयारी के दौरान जो है वो मियां बीवी लड़ पड़े आपस में। जो खातून है उनका ताल्लुक थाईलैंड से। ड्यूरिंग फ्लाइट झगड़ा शुरू हो गया। ड्यूरिंग फ्लाइट झगड़ा शुरू हुआ है। खातून का ताल्लुक थाईलैंड से बताया जा रहा है और जो साहब उनके साथ जो उनके शौहर है वो जर्मनी से थे। और ये फ्लाइट जो थी म्यूनिख से जा रही थी थाईलैंड वाली साइड पे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ?
झगड़ा हुआ है और पायलट इतना पैनिक हो गया, अंदाजा लगाएं कितनी शदीद लड़ाई होगी कि उन्होंने जहाज का रुख मोड़ा है। सबसे पहले उन्होंने कोशिश की कि पाकिस्तान में लैंड किया जाए ना, जहाज का रुख मोड़ लिया गया। बिल्कुल, पहले पाकिस्तान में लैंड करने की कोशिश की गई। कितनी ताकत है एक खातून की। वैसे मियां बीवी की लड़ाई जो नॉर्मल सी बात है, वो तो कहते हैं ना हंसी खुशी में लड़ाई भी हो जाती है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये बात बड़ी हैरत अंगेज लगी कि जहाज का रुख मोड़ना पड़ गया, उन्हें इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। मतलब उनको चुप नहीं करवा सके, वो लड़ाई को खत्म नहीं करवा सके। वहां पे जो अमला मौजूद कितनी था, स्वेयर ये मसला बना होगा वहां पे दौरान फ्लाइट के। पायलट ने सोचा कि भाई जहाज पहले लैंड करे, पहले इनका मामला हल करे। और पाकिस्तान पहले वो लैंड करना चाह रहे थे, यहाँ पर नहीं लैंड हो पाया किसी तरीके से, फिर दिल्ली में लैंड किया गया और उतरते ही फिर जो सिक्योरिटी है उसके हवाले किया गया मियां बीवी को। बहरहाल जी, खेल के मैदान में आप जरा घर के मसले घर में ही सुलझाएं तो ये ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जहाज में सिर्फ आप ही सफर तो नहीं कर रहे, बाकी लोग भी हैं जो सफर कर रहे हैं उर्दू वाला, लेकिन आपकी लड़ाई की वजह से वो अंग्रेजी वाला सफर भी करेंगे फिर। तो आगे बढ़ते हैं जी, खेल के मैदान से भी ये खबर है और ये अच्छी खबर है। पाकिस्तानी बॉक्सर ने तारीख रकम की है, तारीखी कामयाबी हासिल की है और WBO यूथ वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर उस्मान वजीर ने इंटरनेशनल रैंकिंग फाइट जीत ली है। थाईलैंड के हरीफ को उसके होम ग्राउंड पर शिकस्त देकर उन्होंने तारीख रकम की है। उस्मान वजीर के जारहाना अंदाज के सामने थाई बॉक्सर बेबस नजर आए और तीसरे राउंड में ही नॉकआउट कर दिया उन्होंने। तो पाकिस्तानी खिलाड़ी उस्मान वजीर ने अपनी 12वीं इंटरनेशनल फाइट में भी नाकाबिले शिकस्त रहने का एजाज बरकरार रखा है। और मुकाबला जीतने के बाद उस्मान वजीर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम फाइट में मेरी कामयाबी के लिए दुआओं पर पाकिस्तानियों का शुक्रगुजार कर रहे हैं वो, और साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि मुस्तकबिल में भी बॉक्सिंग के मैदान में पाकिस्तान का जो परचम है वो सरबुलंद रखने के लिए पुरज़्म है। कौमी खिलाड़ी ने अपनी जो फतह है वो फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों के नाम की है। बहुत अच्छी बात है, टू उस्मान, वेरी नाइस। और ये जो फ़लस्तीन के नाम की है तो बहुत अच्छा इक़दाम किया गया। अब बात करेंगे मुल्क की सियासत की, और मुल्क में काफ़ी गहमा गहमी जारी है और सियासी मंजरनामा सामने है, हलचल मची हुई है। सियासी जमातों की रवायती सियासत शुरू हो चुकी हुई है। नून लीग की सियासत अभी तक ड्राइंग रूम तक महदूद है, मगर जनरल इलेक्शन की अगर बात की जाए तो क्लीन स्वीप के दावे किए जा रहे हैं हर तरफ से। पीपल्स पार्टी इस वक्त खुले मैदान में है और अगर बात करें हम सियासत के मामले में दोनों की आपस में इख्तलाफात की तो वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यौम तासीस के मौके पर इजलास किया गया है कोयटा में पीपल्स पार्टी की जानिब से और बड़े इंटरेस्टिंग रिमार्क्स आए आसिफ अली जरदारी की जानिब से, बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से भी। हाँ जी, उन्होंने तो बिलावल ने तो नून लीग को तनकीद का निशाना बनाया। आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि कोयटा पाकिस्तान का दिल है, ना कि इस्लामाबाद और कोई शहर। उन्होंने बोला है जी कि पाकिस्तान की कामयाबी का राज जो है वो कोयटा है, वो कोयटा की तरक्की में और अहले कोयटा को उनके हकूक दिलवाने में है। तो उन्होंने भी एक और इसके साथ उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब ने एक अपनी जो पग है वो उतार के बिलावल भुट्टो को पहनाई। बिलावल भुट्टो ने जज्बाती अंदाज में नून लीग को निशाने पर ले लिया और महंगाई लीग और शोबाज करार दे दिया और पुरानी सियासत को दफन करने का आज़म दोहराया गया है। उधर नून लीग में भी दरारें सामने आ रही हैं, नजर आ रहा है कोई ना कोई मसाइल वहाँ पर भी चल रहे हैं। लीगी रहनुमा दानियाल अजीज़ ने एहसन इकबाल और नून लीग पर लफ्ज़ी गोलाबारी की है। बिल्कुल, और साथ ही साथ ये खबरदार किया है कि इलेक्शन में अवाम नून लीग से महंगाई का हिसाब लेंगे। नून लीग सिंध में मोहम्मद जुबैर की नाराज़गी की भी इतलात सामने आ रही हैं। और दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ में इक़्तिदार की जंग शुरू हुई है कि बुशरा बीबी और सीनियर वकील लतीफ़ खोसा की एक वीडियो मंजर-ए-आम पर आई है। जी बिल्कुल, ऑडियो मंजर-ए-आम पर आई, जिसमें साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी जो है वो अपनी नंदों से मुतल्लिक़ कुछ शिकायतें करते उन्हें सुना जा सकता। और मौजूदा सियासी जो सूरत हाल है इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार हैं इरशाद भट्टी साहब। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। नून लीग पर छाए गहरे बादल हम देख रहे हैं छटते हुए नजर आ रहे हैं। नवाज शरीफ के लिए सियासी मौसम साफ हो रहा है। एवन फील्ड में बरियत के बाद क्या अब नवाज शरीफ की राह में हायल रुकावटें खत्म होती देख रहे हैं आप? मेरे महबूब कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हमेशा रिस्क फ्री खेल खेलते हैं। मुस्लिम लीग नून ने भी बताया था कि रिस्क फ्री वापसी है, गारंटियों भरी वापसी है और मुश्किल वक्त में वो निकल जाते हैं पतली गली से, अच्छा वक्त आए तो वापस आ जाते हैं। और जब वो लंदन से निकले बाद में थे, पहले ही उनके सारी मुश्किलें आसान हो गई थी, सारे दरवाजे खुल गए थे। अच्छा। तो अब बाकी जो दो ही रह गई हैं, एक अल-अज़ीज़िया रह गया और एक नाइली रह गया। ये भी उनका फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो हालात चल रहे हैं उसके मुताबिक वो अल-अज़ीज़िया भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मुद्दई ने सरेंडर कर दिया है और मुद्दई है नैब। नैब वो इदारा है जिसने टीटी स्कैंडल में पूरा केस भी नहीं चला शहबाज फैमिली के ख़िलाफ़ और बरी कर दिया जज, जो जज बाद में वजारत इत्तलात में हुकूमत ने उनको कमिश्नर भी लगाया।
तो उसके ख़िलाफ़ भी नैब नहीं गया, उस बरियत के ख़िलाफ़। फ्लैगशिप से नैब ने जो बरियत के ख़िलाफ़ थी वो अपील वापस ले ली। एवन फील्ड से नैब ने कहा हमारा कोई सरोकार नहीं। मरीम नवाज़ और कैप्टन सफदर की बरियत के ख़िलाफ़ नहीं गया। मुद्दई जब ना रहे तो केस ने क्या रहना है। तो लिहाजा नवाज शरीफ साहब की बाकी लजीजिया भी होपफुली ख़त्म हो जाएंगी और नाअहली भी ख़त्म हो जाएगी। जी बिल्कुल, नाअहली ख़त्म होगी। भट्टी साहब ये भी कहिएगा कि मुल्की सियासत में भी ये तासुर भी पाया जा रहा है कि नवाज शरीफ लाडले है, पीपल्स पार्टी कह रही है कि नवाज शरीफ किंग्स पार्टी है, नून लीग, और आपको नहीं लगता कि नवाज शरीफ की बरियत के बाद अब ये तासुर मजीद गहरा हो गया है और लाडले होने का जो तासुर है वो इलेक्शन में नून लीग के लिए कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है? इस पर क्या कहेंगे आप? इस मुल्क में इखलाकियात, असूल, मंतक, इनकी कोई गुंजाइश नहीं। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ 75 साल तारीख के सबसे लाडले सियासतदान हैं और एवरग्रीन लाडले हैं। हाँ, दरमियान में वक्फे में कुछ आता है थोड़ा सा ऐसा टाइम के जिसमें वो लाडले ज़रा हालात ठीक नहीं रहते, अदरवाइज़ वो फिर आके लाडलेपन की गद्दी में बैठ जाते हैं। तो ये लाडलापन तो उनका क्रेडिट है। इस मुल्क में हवाओं का रुख देखे ना, हवाओं का रुख बदला है, एमक्यूएम उनकी तरफ आ गया, रुख बदला है, बाप उनके साथ आ गया। हवाओं का रुख बदला है, सारे लोटे उधर जा रहे हैं। हवाओं का रुख बदलता है तो लोग वोट डालेंगे कि भाई इन्होंने ही बनना है। तो ये लाडलापन तो उनका क्रेडिट है और इसी लाडलेपन पे उन्होंने हुकूमत की है। ठीक है, लाडलापन तो क्रेडिट है। भट्टी साहब, गुज़श्ता कई दिनों से हम देख रहे हैं आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के दरमियान अनबन सामने आ रही है, इख्तलाफात की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं, दोनों के मुतज़ाद बयानात भी देख रहे हैं। बयानियाँ भी पीपल्स पार्टी के दरमियान ऐसा आ रहा है कि दो पीपल्स पार्टी रुख इख्तियार कर रही हैं, सामने जो आ रही हैं। तो क्या कोयटा जलसे के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी और इनके इख्तलाफात आपको ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं? भाईजान, इख्तलाफात थे ही कोई नहीं। ये गुड काप है, बैड काप है। जैसे शहबाज शरीफ नवाज शरीफ खेलते हैं गुड काप बैड काप, एक इनकलाबी, एक मफाहमती, एक प्रेशर डालता है, दूसरा प्रेशर से रास्ते निकालता है। हाँ, बिलावल को ज़रा ये माइंड कर गए थे वो ऐसे बेटा कि मेरे बाप ने कहा कि वो अनट्रेंड है बिलावल, अभी उसकी ट्रेनिंग जारी है, अभी कुछ वक्त लगेगा। इससे पता है हुआ क्या? इससे हुआ ये कि हम पूरे पाकिस्तान को पहली दफ़ा, यानी ये जरदारी साहब ने बताया कि उनका वज़ीर ख़ारजा जो 16 महीने रहा है वो अनट्रेंड था। उनकी खारजा पॉलिसी जो जिसके हाथ में थी वो अनट्रेंड था, और जो अगला उम्मीदवार है वज़ारत उज़्मा का वो अनट्रेंड है, जो पार्टी का सरबराह है वो अनट्रेंड है। और इस पे हल्का सा उनको दुख हुआ था जो बाप बेटे के फिर सुलझ गए। अदरवाइज़ कुछ भी नहीं है इनके दरमियान, कोई इख्तलाफात नहीं है। वो तो जरदारी साहब ने फरमा दिया कि मेरे पास 4 पी वाली पीपल्स पार्टी, उनके पास 3 पी वाली है। दोनों के रास्ते अलहदा हैं लेकिन मंजिल एक है। हाँ, जब अगर ये बड़ी मज़े की बात होती कि अगर इलेक्शन के बाद मुस्लिम और पीपल्स पार्टी ने मिलकर हुकूमत बनानी हुई तो खैर से जरदारी साहब तो आज भी कह रहे हैं कि हम मिलकर हुकूमत बनाएंगे, तो वो आगे होंगे। और अगर इसी तरह इनकलाब बेचना हुआ तो बिलावल भुट्टो बेचेंगे। तो भट्टी साहब, अभी जो कोयटा में जलसा हुआ उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी जो बात कर रहे थे, उन्होंने 16 माह की जो पीडीएम हुकूमत की कारकर्दगी है उसकी तमाम तर जिम्मेदारी नून लीग पर डाली है, और नून लीग को उन्होंने बोला है कि जी ये महंगाई लीग है। तो क्या 16 माह की जो नाकिस कारकर्दगी है बिलावल भुट्टो बरी ज़िम्मा हो सकते हैं उससे? बिल्कुल भी नहीं हो सकते। वो इस पीडीएम हुकूमत का हिस्सा थे, और आपको देखें कैसे इनको पता है कि हमें बड़ी आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। कल तक ये क्या कह रहे थे कि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की गवर्नेंस कमाल की, परफॉर्मेंस कमाल की, हुकूमत कमाल की, और हमें कराची में और सिंध में भी शहबाज स्पीड चाहिए। आज क्या कह रहे हैं? नून लीग महंगाई लीग, और शेर तो बिल्ली निकला, और मुस्लिम लीग तो धांधली से जीतती है। शहबाज शरीफ तो मुंह छुपाते फिर रहे हैं अपनी कारकर्दगी पर, और इसके अलावा अजीब व गरीब कारकर्दगी। यहाँ कौन सा इशू है? बिलावल भुट्टो बताएं 55 दौरे जो उन्होंने किए उससे मुल्क को क्या मिला? क्या कारकर्दगी उनकी 55 दौरों की एज ए वज़ीर ख़ारजा? सिंध में कारकर्दगी पर वो जीतते हैं। सिंध में कौन सी कारकर्दगी? 1970 में रोटी कपड़ा मकान था, आज भी रोटी कपड़ा मकान ही बेची जा रहे हैं। तो कोई नहीं ना, वो एक बड़ी ज़िम्मा होस्ट कर सकते हैं। मैं फिर एक मरतबा कह रहा हूँ, कल ये एक दूसरे को चौकों पे लटका रहे थे, पेट चीर रहे थे, फिर इकट्ठे बैठ गए, भुट्टो और ज़िया इकट्ठे हो गए। आप फिर थोड़े डिविडेंड, कल फिर हुकूमत अगर इक़्तिदार का मसला आया हो जाएंगे। कोई नज़रिया नहीं, कोई असूल नहीं, कोई मंतक नहीं, इक़्तिदार इक़्तिदार इक़्तिदार। उसके लिए इकट्ठे भी हो सकते हैं, लड़ भी सकते हैं, गिरेबान फाड़ भी सकते हैं, जफ्फी लगा भी सकते हैं।
सूरत हाल तो कुछ ऐसी नज़र आ रही है भट्टी साहब। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को हम देख रहे हैं एक अरसे से पुरानी सियासत को दफन करने के तर्ज की सियासत शुरू करने पर जोर दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सीनियर सियासतदान जो है वो घर बैठे हैं, बुजुर्ग सियासतदानों को चाहिए रेस्ट करें, नई क़यादत को आने का मौका दें। तो वो सीनियर सियासतदानों से, बुजुर्ग सियासतदानों से इतने खफा क्यों हैं? किसने कहा है खफा है? वो एक बयान दिया है उन्होंने, तो इस तनाजुर में दिया था कि किसी को दूसरी मतलब शहबाज शरीफ, किसी को चौथी मरतब नवाज शरीफ की बजाय मुझे बनाए, बाबे छोड़ जाएं। मौलाना साहब को जब एक जवाब दिया था हल्का सा कि मदरसे में बैठ के दुआएं मांगे। अभी क्वेटा के जलसे में बिलावल भुट्टो ने क्या जरदारी साहब की तारीफ की है, वो भी तो बाबे ही है ना। जी हाँ, जी हाँ। कितनी तारीफें फरमाई हैं उनकी कि उन जैसा है ही कोई नहीं। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो अच्छा हम कुछ संजीदा ले लेते हैं। बिलावल भुट्टो भूल भी चुके होंगे कि उन्होंने क्या बयान दिया है, और जो आज क्वेटा वाला जो कल गुजरा है जलसा, उसको वो परसों भूल चुके होंगे। तो कोई बाबे नहीं है, कोई इशू नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये अब होना चाहिए। अगर आप इसको इस तरह बिलावल से हटा के देखें इस मौजू को, तो मेरा ये पसंदीदा मौजू है कि नई नस्ल को आगे आना चाहिए। बिलावल नहीं, आसफा नहीं, मरियम नहीं, नई नस्ल ये भी आए, लेकिन जो नई नस्ल है पाकिस्तान की उसको भी आगे आना चाहिए। और इन बाबों को अब घर बैठने चाहिए, रिटायरमेंट लेनी चाहिए। बहुत हो गया। किधर गया ओबामा, किधर गया क्लिंटन, किधर गया बुश, किधर गया टोनी ब्लेयर, सारे अपने आते हैं, एक इनिंग्स खेलते हैं, चले जाते हैं। ये हमारे जान ही नहीं छोड़ते, फिर से चिमटे हुए। तो नए लोगों को आना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि सियासत में नए चेहरे अवाम के भी सामने आने चाहिए। भट्टी साहब, बिल्कुल हमने पीपल्स पार्टी का तो जिक्र किया है, अब एक और बड़ी जमात है उसका भी जिक्र करते हैं। चेयरमैन पीटीआई ने तहरीक इंसाफ से ख़ुद को आर्जी तौर पर माइनस किया है, तो क्या लगता है आपको, ये उनकी हिकमत अमली है या कोई मजबूरी है? मजबूरी भी है और हिकमत अमली भी है। मजबूरी ये कि ऑप्शन ही कोई नहीं है। ज़ाहिर है वो इस वक्त तोशाखाना में रेफरेंस, तोशाखाना केस में वो जो सज़ा मुअत्तल है, मगर वो नाइल हैं, खुद इलेक्शन लड़ नहीं सकते, जेल में हैं। पार्टी तितर बितर हो गई है, कुछ रिपोश हैं, कुछ जेलों में हैं, कुछ पार्टी छोड़ चुके हैं। तो उन्होंने एक वकील को खड़ा करके तो वो सामने खड़ा किया है। तो लेकिन क्या उसके बावजूद ये उनके पास ऑप्शन भी कोई नहीं था, और अच्छी हिकमत अमली है। हाँ, ये था कि अगर अली मोहम्मद को बना देते या, लेकिन फिर खैर वो जानते होंगे कि शायद उन पे भी केस ना बन जाए। तो अच्छा ऑप्शन है कि इस तरह वो पार्टी इलेक्शन करवा के तो बल्ले का इंतखाबी निशान जो छीनने का ख़तरा है वो खतरा कर सकें। और दूसरी तरफ देखें कि 75 साल तारीख में गालबन इलेक्शन कमीशन ने वाहिद पीटीआई है जिसके इंतखाबात कालअदम करार दिए। 70 दिन फैसले पे बैठी रही और फिर फैसला सुनाया। और फिर इसके साथ साथ बाकी पार्टियों में तो है ही सिलेक्शन, उन पार्टियों पे कोई तवज्जो नहीं, तहरीक इंसाफ पर सारी तवज्जो है। तो अच्छा फैसला है। भट्टी साहब, चेयरमैन पीटीआई के बगैर तहरीक इंसाफ का क्या मुस्तकबिल होगा? और अगर बैरिस्टर गौहर की बात की जाए, क्या वो तहरीक इंसाफ को मजीद बिखरने से बचा पाएंगे? नहीं, किसने कहा है कोई चेयरमैन पीटीआई कोई साइड पे हो गए या इधर उधर हो गए? वही हैं। पीटीआई का दूसरा नाम इमरान खान है और पीटीआई का सारा वोट बैंक इमरान खान के साथ है। इसलिए तो जहांगीर तरीन ग्रुप के में जो गए हैं उनका वोट बैंक कोई नहीं है, उनका वोटर नहीं है साथ। इस तरह परवेज खट्टक ग्रुप के जलसियाँ कर रहे हैं, जहांगीर तरीन जलसियाँ कर रहे हैं, कोई नहीं उनके साथ ही नहीं, इमरान खान है सारा। ये तो कायम मकाम एक चेयरमैन बनाया है और ना इनमें इतनी सलाहियत है कि वो पार्टी को लेके चलेंगे। पीछे इमरान खान होंगे, आगे वो होंगे। ये सिर्फ ये एक फार्मेलिटी पूरी करनी है इलेक्शन वाली, जो पार्टी के अंदर इलेक्शन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जी, आपका इरशाद भट्टी साहब, आपने अपना खुसूसी वक्त निकाला, सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और अपना सियासी तज्जिया पेश किया। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, अहम मौजू है फ़लस्तीन जंग। तो गज़ा में आर्जी जंग बंदी का 7वां दिन है। मज़ीद यरगमालियों और इसके अलावा फ़लस्तीनी कैदियों को जो रिहा किया जा रहा है उसका इम्कान अभी ज़ाहिर किया जा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि जो ह्यूमैनिटेरियन पॉज लिया गया है, जो ट्रूस किया गया है, वो मज़ीद आगे बढ़े और हमास ने 7वें मरहले में 10 इसराइली यरगमालियों को छोड़ने का जो ऐलान है वो कर दिया है। इसके अलावा मज़ीद बताएं, आर्जी जंग बंदी में तोसी के लिए कोशिशें की जा रही हैं और हमास ने इसराइल को बड़ा सरप्राइज़ देते हुए सहूनी फ़ौजियों की रिहाई के लिए
3 बड़ी शराइत उन्होंने रखी हैं, और शराइत ये है कि जी अरब टीवी ये शराइत बता रहा है। वो कहते हैं कि जी हमास ने ये वाजे किया है कि अगर इसराइल अपने फ़ौजियों की रिहाई चाहता है तो जारहियत बंद करे, नंबर 1। नंबर 2 जी गज़ा का मुहासरा ख़त्म किया जाए। नंबर 3 तमाम फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाए। ये 3 बड़ी शराइत हैं जो हमास ने रखी। आर्जी जंगबंदी में अब तक हमास की जानिब से 240 जो यरगमाली हैं उनमें से 97 को जो है वो रिहा किया गया। 60 यरगमाली इसराइली बमबारी से मारे जा चुके हैं, और बाकी जो 80 यरगमाली हैं उनमें 50 इसराइली फ़ौजी हैं। इसराइली जेलों में दूसरी जानिब हज़ारों की तादाद में फ़लस्तीनी कैदी हैं, और हमास की जो शर्त है और जो जंगबंदी में तोसी के मामले हैं, इस पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन इसराइल पहुँचे हैं, और उन्होंने सहूनी वज़ीर आज़म समेत अहम रहनुमाओं से मुलाकातें इस वक्त की। बिल्कुल, और इसमें जो हमास के जानिब से जो कैदी रिहा किए गए हैं उनकी जानिब से बड़ा अच्छा एक जेस्चर सामने आया है। उन्होंने बाकायदा ख़त लिखे हैं कैदी ने, और उसमें हमास के बर्ताव की तारीफ़ें की हैं। बताया कि बहुत अच्छा रवैया हमारे साथ इख्तियार किया गया है, जबकि जो पैलेस्टीनियन इज़राइल के कब्ज़े में थे उनके साथ बड़ा बुरा सलूक किया गया है। वो भी चीज़ें सामने आई हैं। और नेतन्याहू जो वज़ीर आज़म है इज़राइल का, उसकी जानिब से बड़े बुरे बयानात सामने आ रहे हैं। बहुत हार्श वर्ड्स यूज़ कर रहा है वो, और वो ये कह रहा है कि जब तक हमारे कैदी रहा नहीं होते तब तक ये जंगबंदी रहेगी। उसके बाद जो मामला है मज़ीद ख़राब होता दिखाई दे रहा है, सख्ती होगी, और हम हमास को बल्कि उनकी जानिब से तो ये भी कहा गया है कि हमास के मुकम्मल खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अभी तक जो 15,000 से ज़्यादा लोग बन चुके हैं वो क्या हमास सारे हमास से ही ताल्लुक़ रख रहे थे? तो ये तो सिर्फ सियासी बयानात हैं, और साफ समझ आ रहा है कि तमाम वॉर क्राइम्स किए जा रहे हैं, और जितने भी जंगी कवानीन होते हैं उनकी खिलाफ वर्जी की जा रही है। इसी तमाम तरह सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आलमी उमूर के माहिर प्रोफेसर हुसैन आलम साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सर। हम देख रहे हैं कि गज़ा में सीज़ फायर में एक दिन की तोसी कर दी गई है, और मगरिब और आलमी बरादरी की जानिब से मुस्तकिल जंगबंदी के मुतालबे किए जा रहे हैं, लेकिन इसराइल पर दबाव बढ़ाने के लिए कोई वाज़े तौर पर सामने नहीं आ रहा। किसी की जानिब से कोई ऐसी हिकमत अमली सामने नहीं आ रही कि जो अपने आप को वाज़े तौर पर जाहिर करे। तो आलमी बरादरी खुलकर सामने क्यों नहीं आ रही? आलमी बरादरी का जहाँ तक मामला है, यहाँ पूरी दुनिया में अब जंगें और ताल्लुकात जो हैं वो इंटरेस्ट बेस्ड हैं। पिछले भी एक महीने के अंदर जितने प्रोग्राम हुए उसके अंदर बार बार ये सवाल आता है कि मुसलमान मुल्क ये कर दें, वेस्टर्न वर्ल्ड ये कर दे। अपने इंटरेस्ट के लिए लोग काम करते हैं। अब वो जो किताबी बातें थी वो ग्राउंड रियलिटी से बिल्कुल डिफरेंट हो गई हैं। अगर आप देखें तो सीधा सीधा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का केस बनता है जी इसराइल के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, लेकिन इसके लिए ये खुद से नहीं होगा, इसके लिए किसी को प्लीड करना पड़ेगा। तो आलमी बरादरी की जहां तक बात है, वो अमेरिकन लेड वेस्ट की जो टर्म मैं इस्तेमाल करता हूँ वो ये है कि जो अमेरिका ने कहा उस खित्ते के अंदर इंटरनेशनल गेम प्लेयर्स चल रहे हैं। तो जहां जहां अपने अपने इंटरेस्ट है वहां तक तो बात की जाती है। चले दूसरों से क्या गिला करना, आप सऊदी अरब का किरदार देख लें, उसके अंदर बाकी के 3 मुल्क और थे अरब लीग के, जी हाँ। जो यहाँ पर इजलास हुआ सऊदीया के अंदर, उसके अंदर पाबंदियां लगाने की बात हुई तो उसके ऊपर कंसेंसस डेवलप नहीं हो सका। तो आलमी बरादरी जो है वो अपने इंटरेस्ट की वजह से, मुआशी मफादात की वजह से, और ज्यूइश लॉबी। अच्छा, इसके अंदर भी एक चीज और है कि आपको यहूदी इज्म या जो जुडाइज्म है जी। और ज़ायनिज्म है, इसके अंदर भी डिफरेंस समझना चाहिए। एग्जैक्टली कि वो जो लोग यहूदियत के मानने वाले हैं उनमें, और जो ज़ायनिस्ट हैं, जो इसराइली एक्सपेंशन चाहते हैं, जो कब्जे की बात कर रहे हैं या मिटा देने की बात कर रहे हैं, उनके अंदर फर्क को देखना चाहिए। एक बड़ी तादाद जो है यहूदियों की भी इस कत्लो गारत के खिलाफ है। जी बिल्कुल, हमने तो ये देखा भी है कि कुछ हैं, मगरबी ममालिक में यहूदियों की एक बड़ी तादाद है जो खुद सैलाब सरापा एहतजाज रही है। ये बताइएगा हुसैन आलम साहब के कौन से ऐसे नुकात आपको लगते हैं जिन पर कंसेंसस हो सकता है? इसके अंदर जी सबसे पहली बात यह है कि आप जंगबंदी को एक्सटेंड करें। इससे दोनों फरीकैन को डायलॉग का मौका मिलता है और लोगों को सोचने का मौका मिलता है। बात यह है कि लोग मर रहे हैं जी। इसको दोनों तरफ से अगर मजहबी रंग दिया जाएगा तो केस कमजोर हो जाएगा हर दो तरफ से। इसको आप इंसानियत की बात करें कि एक ऐसा मामला जिसके ऊपर
इंसानियत पे कंसेंसस होना चाहिए था। वो बातें जो यूएन के चार्टर्स में लिखी हुई हैं, वो बातें जो पूरी दुनिया को समझ आती हैं, नजर आ रही हैं कि यहाँ पर जेनोसाइड हो रहा है, यहाँ इंसानों को मारा जा रहा है हर दो तरफ से। अगर 20,000 के करीब फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, तो वहां पर एक प्रेशर नेतन्याहू पर भी है कि उसके ऑफिशियली एक्सेप्टेड 1300 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। जी जी तो ये कत्लो गारत दुनिया के अंदर कोई अमन नहीं लेके आएगी। ये अल्टीमेट, जैसे कहते हैं ना कि ये एक चेन मर्डर है या चेन किलिंग है, ये चलती रहेगी, क्योंकि जो लोग बच गए हैं वो हमेशा यही समझेंगे कि हमें इसराइल के प्राइम मिनिस्टर और फौज ने मारा है, तो वो बदला लेंगे। इससे पहले भी जो हमास है उनका नुक्ता नजर है रेजिस्टेंस, बाकी जो पीएलओ है उसका नुक्ता नजर जो है डायलॉग। अच्छा, तो ये जितने हुसैन लोगों साहब, को ये भी मारा इतलात गया है, आ रही हैं इनकी कि बहुत- अमेरिका बिलखसूस और जो दीगर मगरबी ममालिक हैं वो चाहते हैं कि गाज़ा का जो कंट्रोल है वो इस सूरत हाल के बाद पीएलओ को दिया जाए। ऐसा है कि उनके चाहने से नहीं होता। पॉपुलर मोस्ट जमात जो है जिसने इस सारे इशू को दोबारा से जिंदा किया है, आप देखें कि इब्राहिम अकॉर्ड के बाद लगता था कि फलस्तीन का मामला एक सेटल्ड फैक्ट है, और अब चूंकि सऊदी अरब के साथ भी ताल्लुकात बनने जा रहे हैं, और जो इकोनॉमी यूएई की टूरिस्ट बेस्ड इकोनॉमी बनती जा रही थी, उसके लिए भी आना जाना शुरू होगा, पर्सनल इंटरेस्ट थे, तो लगता था कि फलस्तीन का इशू खत्म हो जाएगा। लेकिन हमास ने इसको दोबारा से जिंदा किया। बेशक लोगों की इंसानी जानों की कॉस्ट पे जिंदा हुआ है, जाहिर है कुर्बानियां दी हैं उन्होंने, तो बज़ाहिर इतना समझ नहीं आता ऐसे कि जी ये मामला अब सेटल हो जाएगा। ये तवक्को ये की जा रही है कि जी ये मामला सेटल आसानी से हो जाएगा। इतनी आसानी से नहीं होगा, इंटरवीन करना पड़ेगा, और जो मामला है इंसानी हकूक का, इसको भी लेके चलना पड़ेगा आगे। ठीक। हुसैन साहब, अब ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि अमेरिका, इसराइल, मिस्र और कतर जो है वो इस वक्त दोहा में मौजूद हैं, और मुस्तकिल जंगबंदी या फिर ये जो टेम्परेरी सीज फायर है, इसमें तौसी पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। क्या लग रहा है कि इस जंगबंदी के मामले पर कोई ब्रेक थ्रू सामने आएगा? अभी तक कोई ब्रेक थ्रू सामने नहीं आया, लेकिन जितना प्रेशर पूरी दुनिया में डेवलप हो चुका है, वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर, इंग्लैंड, अमेरिका के अंदर, और मुसलमान मुल्कों का तो उस तरह का स्टैंस नहीं रहा। चले लाहौर के अंदर या कराची में मुजाहरा हो गया, लेकिन जो बाकी अरब ममालिक हैं उनकी तरफ से उतनी तवाना आवाज नहीं उठाई गई। 37-38 दिन इंतजार करके जो इस्लामिक कॉन्फ्रेंस OIC का इजलास हुआ, तो इसने भी आपके केस को थोड़ा वीक फुटिंग पे है, कि हम लगता है कि जैसे हम बादल नख्वास्ता साथ खड़े हैं। तो इससे को बहुत बड़े ब्रेक थ्रू की तो नहीं उम्मीद, लेकिन जब आर्जी जंगबंदी होती तो उसके ऊपर सोच विचार का मौका मिल जाता है, और फर्दर फिर इसके ऊपर बात होती है। वैसे इसका हल जो है वो 2 कौमी रियासत है, दो रियासती हल ही इसका मुस्तकिल हल आपको नजर आता है। प्रोफेसर हुसैन साहब, ये कहिएगा कि अब तक का जो मीडिया का किरदार है ओवरऑल, बिलखसूस मगरबी मीडिया का जो किरदार है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? हाँ, ये आपने बड़ी वैलिड बात की है कि पूरी दुनिया में पहले 30 दिन तक तो जानिबदाराना मामला दिखाए जाते रहे, और हमास को एक किलर के तौर पे दिखाया गया कि उन्होंने अचानक हमला किया। उससे पहले जितने 70-75 साल से इजराइल और उसके जानने वाले जितने उसके फौज है, वो जितने हमले कर रही है, जितना नकबा अव्वल नकबा दोम हुआ, उस सारे को छोड़ के तो जो वेस्टर्न लेड एक तासुब वाली फिजा थी, उसके तहत दिखाया गया कि हमास जालिम है और इसराइल मजलूम है। लेकिन दूसरी तरफ जो इंडिपेंडेंट सोशल मीडिया है, या लोगों ने, या जो लोग वहां पर मौजूद थे, उन्होंने जब असल तस्वीर पूरी दुनिया के सामने आई, तो मीडिया को मानना पड़ा कि वहां पर जेनोसाइड हो रहा है, वहां पर कत्ले आम है और इंसानियत सिसक रही है, बच्चों पे हमले किए गए हैं। इंसानियत के जो अलंबरदार हैं हुसैन साहब, वो एक अरसा तक खामोश नजर आए। वो अगर हम वेस्ट की बात करें, वहां पर अगर कोई जानवर भी मर जाता है तो उसके लिए भी आवाज़ें उठना शुरू हो जाती हैं, और वहाँ पर इस तरह की चीज़ों पर बहुत, कोई जानवर मरता है उस पर बाकायदा कैंपेन्स चलती हैं। लेकिन गाज़ा में कितने दिन नस्ल कुशी होती रही, कोई ह्यूमन राइट्स के जो अलंबरदार हैं, जो NGOs हैं और ये जो इदारे हैं, तो कोई भी सामने नहीं आया। हाँ, आप बिल्कुल ठीक बात कर रही हैं। इसके अंदर तासुबात जो है ना, उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है
कि जो चीज दिखाई जाती रही, मीडिया के ऊपर ज्यूइश कब्जा है पूरी जी। दुनिया के। आप बड़े बड़े मीडिया हाउसेस देख लें, जो बड़े बड़े इदारे हैं, उनके अंदर तासुब बरता जाता है। ये तो लोगों की वजह से, और जो पॉपुलर सोशल मीडिया है या लोगों ने वहां से वीडियोस, फुटेज और कुछ जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू था, जैसे पाकिस्तान के अंदर सुनो है या बाकी के इंडिपेंडेंट चैनल्स हैं, वो अगर कर रहे हैं जिनके ऊपर इतना वेस्टर्न इन्फ्लुएंस नहीं है, उसने दुनिया को दिखाया तो शोर मच गया कि ये क्या हो रहा है। अदरवाइज जो तस्वीर पिक्चर पेंट करके दिखाई गई थी वो यही थी कि ये जालिम है और हम मजलूम है। लेकिन हमारे अब हुसैन साहब, हमारे प्लेटफॉर्म से तो आप मुकम्मल देखिए, तौर पर आवाज़ उठाई गई और हमने कोशिश की कि हम वहाँ के नुमाइंदों से भी बात करें और जो हकीकी तस्वीर है वो लोगों तक पहुँचाएं। जंगी कवानीन की शदीद खिलाफ वर्जी की गई, हमने इस सारे अरसे में देखा। अब नेतन्याहू को, सेहोनी वज़ीर आज़म को कटहरे में कौन लेकर आएगा? इसके ऊपर किसी एक मुल्क को स्टांस लेना पड़ेगा। हम असल में सारा जोर या तो सऊदीया पे डालने की कोशिश करते हैं या कतर पे या सऊदी अरब पे, जबकि आपकी जो ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर स्टार्ट के अंदर बात हुई थी कि आप बाइकआउट करें। यकीन करें कि ये जो बाइकआउट मूवमेंट है ये लोगों ने कामयाब की। इसके जो एक मुआशी असरात हैं वो नजर आना शुरू हुए। पूरी दुनिया के अंदर लोगों ने बाइकआउट करना शुरू किया, प्रोडक्ट्स का बाइकआउट हुआ, और एक तवाना आवाज की सूरत में अगर इसको शक्ल दी जा सके तो फिर कोई एक मुल्क आगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में प्लीड कर सकता है। लेकिन वहां पर भी आपको नजर आता है कि बहुत सारी चीजों में इंसाफ नहीं होता। आप इंडिया पाकिस्तान वाले केस के अंदर देख लें, कुलभूषण यादव के केस में देख लें कि वहां सारे सबूत होने के बावजूद आपके केस को उस तरीके से नहीं सुना गया। बिल्कुल, या इसी इंटरनेशनल तरह लॉबीज आपका हैं बगलिहार जो डैम काम पे करती है बाकायदा तौर पर। हुसैन आलम साहब, ये भी कहिएगा कि ये जो 3 शराइत रखी हैं हमास ने, इसको आप किस तरह से देखते हैं कि इसराइल अगर अपने फौजियों की रिहाई चाहता है तो जारहियत बंद करे, नंबर 1, नंबर 2 गजा का मुहासरा बंद करे और फिर तमाम फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाए? ये तीनों शराइत बड़ी वैलिड है, लेकिन बात यही है कि इसका जामिन कौन बनेगा। जी। पिछले 75 साल से तो उनका यही रवैया है कि कुछ चीजें होती हैं, बातचीत होती है और थोड़े अरसे के बाद फिर फलस्तीनियों के ऊपर क़यामत टूट पड़ती है। बचपन से तो हम देख रहे हैं कि ये सिलसिला ऐसे जारी है। इसके ऊपर किसी न किसी बड़े को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। अगर आप अमेरिका की बात करते हैं तो डेफिनेटली दुनिया के अंदर वो क्लेम करता है कि यूनिपोलर वर्ल्ड है, तो उसको आगे आना चाहिए। एक बैनुल अक़वामी जो किरदार है वो अदा करना चाहिए। अगर पीछे से सपोर्ट नहीं होगी तो यकीनी बात है इसराइल जो है जुल्म सितम करने के ऊपर थोड़ा सा एतराज करेगा। और अगर सपोर्ट रहेगी कि आप जितने मर्जी फलस्तीनी शिकार कर लें, तो ये वही सूरत हाल बनेगी जो बाकी मकबूजा इलाकों के अंदर होती है। हुसैन आलम साहब, जाते जाते ये भी बताइएगा कि अब मगरबी सपोर्ट तो है इसराइल को, ये कहिएगा कि इस सारी सूरत हाल के बाद आप अब्राहम अक्कड़ का क्या मुस्तकबिल देखते हैं? मैं समझता हूं कि चीजें दोबारा से वहां से शुरू नहीं होंगी, चीजें नए सिरे से शुरू होंगी। अब्राहम अकॉर्ड मेरा ख्याल है कि वो अभी फिलहाल एक्टिव नहीं है, वहां से शुरू नहीं होगी। अगर ये इतना आसान होता तो ये इतने अटैक्स और इतने लोग ना मारे जाते। पूरी दुनिया इस टाइम गजा और फलस्तीन को और इसराइल के ताल्लुकात को डिस्कस कर रही है। तो ये दोबारा नए सिरे से नए पैरामीटर्स के ऊपर डिस्कस होगा, नई शराइत के तहत कि जो भी ताल्लुकात बनाने हैं पहले इस मामले को सेटल किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया हुसैन आलम साहब, हमारे साथ मौजूद थे और इस मामले पर आपने अपना तज्जिया दिया जो कि बहुत ज़रूरी था। हमारी दुआ है कि ये जो मामला है ये टेम्परेरी सीज़ फायर से मुस्तकिल अमन की जानिब बढ़े और फ़लस्तीनी अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार सकें। और अभी हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हाजिर। वेलकम बैक। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे कल्चर की, क्योंकि सुनो पाकिस्तान की रवायत है कि हम अपने मुल्क के कल्चर और सकाफत और इसमें फूड है, जिसमें लिबास हैं, जिसमें डिफरेंट रसूमात हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। तो गिलगित बल्तिस्तान की सकाफत के फ़रोग़ के लिए कल्चर शो का इनेकाद किया गया है, जिसमें इलाकाई फ़नकारों ने अपने फ़न का भरपूर मुज़ाहिरा किया और नाजरीन को खूब महसूस किया है। इस कल्चरल शो का हवाल बता रही हैं लबीब अरशद।
नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान अपने बुलंद पहाड़ों और सरसब्ज वादियों की वजह से तो पूरी दुनिया में मशहूर है। आज इसकी दिलकश सकाफत को फ़रोग देने के लिए अलहम्रा आर्ट्स काउंसिल में एक कल्चर शो का एहतमाम किया गया है, जहां गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से आए आर्टिस्ट अपने फ़न का मुजाहिरा करेंगे। कौन कौन सी रंगारंग परफॉर्मेंसेस पेश की जाएगी और कौन कौन से फ़नकार आज यहाँ अपने फ़न के जौहर दिखाने वाले हैं, आइए देखते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के रिवायती लिबास की बात करें तो ख़वातीन कढ़ाई वाली टोपी, रंगीन फ्रॉक पहनकर जो है बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। यहाँ पर भी कुछ ख़वातीन जो गिलगित बल्तिस्तान से आई हैं आज परफॉर्म भी करने वाली है। इनसे बात करते हैं। कैसी हैं आप? कहाँ से आई हैं आप? बेसिकली फ्रॉम स्कर्दू से आई हैं। वहाँ पर कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? बल्ती बोलती है। कुछ बल्ती में बोल के दिखाएंगी कि लाहौर आकर बहुत अच्छा लगा? ये बताएगा गिलगित बल्तिस्तान की सकाफत दूसरे सूबों से किस तरह से मुख्तलिफ है? गिलगित बल्तिस्तान सबसे पहले उधर वो बहुत खूबसूरत है और उधर के लोग भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं और उधर के सबसे पहले और सबसे ज़्यादा उधर के लोग बहुत ज़्यादा इखलाकी हैं। इस खूबसूरत कल्चर शो की ऑर्गेनाइजर, इनसे बात करते हैं कि आज लाहौर को गिलगित बल्तिस्तान की कौन कौन सी सकाफत से आशना करने वाली है। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। ये बताइएगा मरियम कि आज यहाँ पर क्या क्या परफॉर्मेंस होने वाली है? यहाँ पे आज बहुत कुछ होने वाला है। जैसे कि नवंबर में हमारा गिलगित बल्तिस्तान का इंडिपेंडेंस डे होता है, तो उसके हिसाब से हमने आज गिलगित बल्तिस्तान डे मना रहे हैं हम लोग, जहाँ पे यहाँ पे अब सिंगिंग परफॉर्मेंसेस होंगी, डांसेस होंगे, कल्चर डांसेस होंगे। उसके अलावा हमारी जो 8 डिफरेंट कल्चर डाइवर्सिटीज़ हैं, जो कि 8 रीजनल डाइवर्सिटीज़ हैं, उसको हम बच्चों के कपल्स के मतलब एक मेल और फीमेल अपनी कल्चरल अटायर में आके अपने कल्चर रिप्रेजेंट करेंगे और अपनी लैंग्वेज में तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहेंगे। गिलगित का मर्दों का रिवायती जो लिबास है उसमें ख़ास ऊनी टोपी, शॉल और शलवार कमीज़ पहनी जाती है। यहाँ पर बहुत से नौजवान आज परफॉर्म करने वाले हैं। डिफरेंट परफॉर्मेंस होने वाली है। कोई अपनी मुकामी वहाँ की ज़ुबान में शायरी सुनाएगा हमें, कोई लोकगीत सुनाने वाला है, तो कोई एक ख़ास बात है कि वेलकम एक बड़े मखसूस अंदाज में करने वाले हैं गिलगित बल्तिस्तान के लोग। तो यहाँ पर जो परफॉर्मर्स हैं उनसे बात करती हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली सरमद है। अली सरमद, क्या परफॉर्म करके दिखाने वाले हैं आज? आज मेरी परफॉर्मेंस हम एक ड्रामा कर रहे हैं जिसमें मेरा जो रोल है वो एक टिपिकल जो वहाँ का एक हस्बैंड होता है उसका रोल है। तो फिर कुछ लोकगीत सुनाएंगे हमें या कोई डायलॉग सुनाएंगे अपनी थिएटर प्ले से? मैं एक गीत सुनाना चाहूँगा थोड़ा बहुत। बिल्कुल सुनाएं। हम तो आज आप लोगों की परफॉर्मेंस देखने के लिए ख़ास पहुँचे हैं यहाँ पर। डुडू ये बागया मुशिबूजन बहार मुशन शमा फतबे प्रणोही हगार मुशन मैं यारे संग पशी लचार मुशन। आप लोग आज क्या परफॉर्म करके दिखाने वाले हैं? कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करें। बहुत ही खूबसूरत कल्चर है आप लोगों का और खुशामदीद लाहौर में। तो अपने जो मखसूस अंदाज में एक सलाम पेश करना है वो भी हमें करके दिखाते हैं आप लोग। निरुनमोशे ककाफोनो अंगवस्रीमो सारमा सुनसाऊं गामाला स्निंगी सालाना जुना सलाम। लाहौर आके उर्दू समझ आ रही है आपको? हाँ, उर्दू अभी समझ आ रही है, मसला नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान में जितनी डाइवर्सिटी है उतनी ही डाइवर्स कल्चर परफॉर्मेंसेज आज हमें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। क्या नाम है आपका और आज क्या परफॉर्म करने वाली हैं? मेरा नाम कुरतुलैन है। मैं यहाँ पे एक ड्रामा परफॉर्म करने वाली हूँ जिसमें हम गिलगित बल्तिस्तान का कल्चर दिखाएंगे आपको। गिलगित बल्तिस्तान में और लाहौर के कल्चर में कितना डिफरेंस है? गिलगित बल्तिस्तान और लाहौर के कल्चर में तो आसमान ज़मीन का फ़र्क है। सबसे पहले तो हमारा कल्चर है कि हम नीचे बैठते हैं और यहाँ पे चेयर, सोफ़े और इस तरह मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर बैठा जाता है। गुलाम नबी हमराज मेरे साथ हैं जो गिलगित बल्तिस्तान के मारूफ सिंगर है। 40 साल से ज़ायद अरसे से अपनी मधुर आवाज़ का जादू जगा रहे हैं। आज यहाँ पर अलहम्रा आर्ट्स काउंसिल में भी परफॉर्मेंस पेश करने वाले हैं। गुलाम नबी, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है, मेहरबानी। बताइएगा, जो आप परफॉर्मेंसेस करते हैं एक ख़ास लैंग्वेज होती है और एक ख़ास नाम होता है उसका। सबसे पहले बताइएगा नाम क्या है उसका? शीना गाना कहते हैं इसको। शीना गाना। शीना गाना ये लैंग्वेज का नाम है शीना, इसीलिए उसको शीना गाना कहते हैं। जी। कुछ गा के सुनाएंगे आप अपनी सुरीली आवाज़ में हमें? तुम मोहब्बत चोटिली कहानी चिरमुसने
तुम हथगिनी बर्बाद थे जवानी चिरमूसने। एक जरा शीना में गाना जो है थोड़ा गा कर कह दीजिएगा कि देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। कल्चर शो जहां तफरी के हवाले से यादगार था, वहीं गिलगित बल्तिस्तान की कदीम रिवायात और सकाफत से मुतल्लिक भी आगाही मिली। ऐसे रंगारंग प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। थैंक यू सो मच जी, लबीबा। बिल्कुल ऐसे रंगारंग जो मनाजिर हैं उसके लिए आप सुनो पाकिस्तान ही देखते रहें। और लबीबा बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी ज़बरदस्त आपने इस जो है इवेंट की कवरेज की है। और शायद मानो जो सबसे खूबसूरत इस सारी सूरत हाल में कह लें कि जो सबसे खूबसूरत बात थी वो ये थी कि गिलगित का जो कल्चर है और जो सकाफत है वो लाहौर में सेलिब्रेट की जा रही है। बिल्कुल, और ये बहुत अच्छा लगा। और इसी बात पर एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आपने कहीं जाना नहीं है। तो जी प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अपने व्यूवर्स को बताते हैं कि दुनिया भर में आज HIV से बचाव का और आगाही का आलमी दिन मनाया जा रहा है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक दुनिया भर में इस वक्त 3.5 करोड़ से ज़्यादा अफराद हैं जो HIV से मुतासिर हैं और जिनमें से 36% अफराद को अपने मर्ज़ का इल्म ही नहीं है। ये मर्ज़ पाकिस्तान में भी तेज़ी से फैल रहा है और इससे मुतासरा तादाद लाखों तक पहुँच चुकी है। ये इंतहाई मोहलिक मर्ज़ है और इससे बचाव कैसे मुमकिन है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं। जी हाँ, इंटरनेशनल में माहिर हैं डॉक्टर उमर हसन साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसे हैं आप? थैंक यू। अच्छा, अब आज क्योंकि इंटरनेशनल एड्स डे मनाया जा रहा है तो उसकी मुनासबत से आपको बुलवाया। इससे बचाव कैसे किया जा सकता है? एड्स से, HIV से हम किस तरह बच सकते हैं और बीमारियां कैसे फैलती हैं? देखिए, पहले थोड़ा सा समझना ज़रूरी है कि ये है क्या। जी। ये एक इन्फेक्शन है जो कि वायरस से फैलती है और इस वायरस का नाम है HIV वायरस, जी, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशिएंसी वायरस। और इस वायरस से जो बीमारी लाक होती है उसको एड्स कहते हैं। जी। ये जो बीमारी फैलती है ये क्लोज कांटेक्ट से फैलती है। इन्फेक्टेड ब्लड अगर किसी को लग जाए उससे फैलती है। गंदी सिरिंज अगर या री यूज़ की जाए सिरिंज उससे लग सकती है। बच्चे को अगर मदर HIV पॉजिटिव है ड्यूरिंग डिलीवरी उससे लग सकती है। HIV पॉजिटिव मदर अगर हो तो ब्रेस्ट फीडिंग उससे लग जाती है। तो ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है लोगों को कि ये जिन वजह से ये बीमारी फैलती है उसकी उनका अवेयरनेस हो और वो ट्राई करें कि वो ना दूसरों को एक्सपोज करें। डॉक्टर उमर साहब ये कहिएगा कि इलाज मुमकिन है इस बीमारी का? देखिए, क्योर तो नहीं है और ना ही कोई वैक्सीनेशन है। हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर ये वायरस किसी के जिस्म में आ जाता है और टाइमली पता चल जाता है तो मेडिसिन्स अवेलेबल हैं जिससे कि ये डिज़ीज़ कंट्रोल्ड रह सकती है। और ये बच्चों में भी फैलती है उतनी ही तेज़ी के साथ जितनी बड़ों में फैलती है? जी, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि अगर प्रेग्नेंट मदर में HIV का वायरस हो और वो डिलीवर करे बच्चा तो चांसेस होते हैं कि बच्चे को भी ये डिज़ीज़ हो जाए। और आजकल जो फिगर है वो तकरीबन 200 से 300 बच्चे पूरी दुनिया में एड्स से एवरीडे उनका इंतकाल हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हम बाकी बीमारियों की वैक्सीनेशन लेते हैं और बीमारी होने से पहले फ्लू के, कुछ लोगों को फ्लू का बहुत इशू होता है तो पहले से वैक्सीन लगवा लेते हैं। कोरोना आया तो हम लोगों ने वैक्सीन लगवाई। इस तरह की बहुत सी ऐसी बीमारी इसमें हम वैक्सीन पहले से ही लगवा लेते हैं अपनी बॉडी में ताकि एंटीबॉडीज़ बन जाएं और हम इस बीमारी से जितना जल्दी हो सके छुटकारा हासिल कर सकें। तो अब एड्स की भी कोई वैक्सीनेशन है? और टेस्ट के हवाले से बताएं कि टेस्ट करवाने चाहिए, कितने अरसे में करवाने चाहिए? देखिए, ये जो एड्स का वायरस है ये बाकी वायरसेस से काफ़ी डिफरेंट है। इसको रेट्रो वायरस कहते हैं। ओके। अच्छा, ये वायरस अपनी शक्ल चेंज करता रहता है। तो अगर आप वैक्सीन बनाते तो आप एक शक्ल के अगेंस्ट बनाते हैं, लेकिन अगर जो चीज़ अपनी फॉर्म ही चेंज करती रहे तो आप क्या वैक्सीन। हर बॉडी में फॉर्म चेंज होती है? ये खुद ही अपनी फॉर्म चेंज करता रहता है।
अब ये है कि जब आपको पता ही नहीं है कि आपने वैक्सीन किस फॉर्म के अगेंस्ट लगानी है, तो इसलिए अभी तक कोई वैक्सीन अभी तक दरियाफ्त नहीं हुई। हाँ, मेडिसिन ज़रूर हैं जो कि इसको कंट्रोल करती हैं। तो डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में इस वक्त इस मर्ज़ की क्या सूरत हाल है और कौन सी जगह ऐसी हैं, कौन से हस्पताल ऐसे हैं जहाँ पर मरीज़ों को ट्रीट किया जा सकता है कि इस काबिल कम अज़ कम उन्हें ट्रीट किया जाए कि जहाँ पर वो डिजीज़ है उसे वहीं पर रोका जा सके, ज़्यादा स्वेयर ना हो? देखिए, पाकिस्तान में कोई बहुत अच्छी सूरत नहीं है। अराउंड 1% और लेस देन 1% के करीब लोगों को ये वायरस इनमें है। और कहते हैं जो लास्ट फिगर्स आए थे 1919 के बाद, कोई एग्जैक्ट फिगर्स इतने आए नहीं, लेकिन उस टाइम पे तकरीबन 175 पीपल, नॉट 175, 175,000 लोग इन्फेक्टेड उस वक्त थे। तो अब जो नंबर होगा बड़े आराम से, आई थिंक 2 लाख से ऊपर होगा। अब ये सब लोग रजिस्टर्ड नहीं हैं। इनमें से उस जो लेटेस्ट फिगर्स थे, तकरीबन कोई 24, 25, 26 हज़ार लोग हैं खाली रजिस्टर्ड हैं। तो इसका मतलब है कि इन्हीं लोगों को हम ट्रीटमेंट ऑफ़र कर सकते हैं। जिसका हमें पता ही नहीं है उसको ट्रीटमेंट क्या ऑफ़र करेंगे। डिफरेंट हॉस्पिटल्स हैं, डिफरेंट इदारे हैं जो कि इन लोगों को सपोर्ट करते हैं। और अगर आप फिगर्स को देखें, जो लास्ट फिगर्स हमारे पास आए, तो पंजाब में तकरीबन 75,000 एंड सिंध में तकरीबन से 60-65,000 के करीब लोग जो कि जिनकी तशखीस हुई थी कि उनको ये वायरस है। तो डॉक्टर साहब, इसके कोई वाज़ेह सिम्टम्स होते हैं या एसिम्टोमेटिक भी होते हैं लोग? इस पे फेजेस होती हैं। एक तो ये कि जब आप वायरस एक्सपोज हुए, आपके जिस्म में वायरस गया, तो बिटवीन 18 to 45 डेज़ वो एक थोड़ी सी फॉर्म चेंज करता है और बॉडी उसको अडेप्ट करती है। और कुछ हल्के सिम्टम्स होते हैं, लाइक रैश हो गया, गदूद बढ़ गए, इस किस्म की। फिर ये अपनी लेटेंट फेज में चली जाती है, यानी कि वो कोई एक्टिव नहीं होती और 10 साल तक रह सकती। यू आर फाइन एंड यू डोंट नो। मैं यही पूछने लगी थी, 10 साल तक। इसमें कुछ स्टेजेस होती हैं जी। और क्योर कौन सी स्टेज तक हो सकता है? अच्छा, एक्यूट, क्रॉनिक और फिर एड्स, जिसको कि जो बाकायदा बीमारी होती है। ओके। अच्छा, अब इस पे एज ए सेट कि एक्यूट फेज़ 18 to 45 डेज़ के बाद क्रॉनिक फेज़ में चली जाती है और कोई अलामात हो सकता है हों भी ना। अब ये जो वायरस है, ये आप अटैक करता है बॉडी के उस सिस्टम को जो कि इन्फेक्शंस को कंट्रोल करती है। और एक ख़ास पर्टिकुलर सेल है विच इज़ कॉल्ड द CD4 सेल, उसको अटैक करता है। तो जब ये सेल्स कम हो जाते हैं तो हर किस्म की बीमारियां जो कि एक नॉर्मल आदमी को नहीं लगती, वो एड्स के पेशेंट को लगना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि उसके क्योंकि उसमें इम्यूनिटी नहीं है, उसमें कोई डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है और उन कॉम्प्लिकेशंस की वजह से वो जानलेवा साबित होती है ये बीमारी। डॉक्टर साहब, आज चूँकि आलमी दिन मनाया जा रहा है एड्स से आगाही का और वक्त की हमारे पास किल्लत है, तो हम ये चाहते हैं कि आप इस प्लेटफॉर्म से कोई इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहें आज के दिन के मुनासिबत से हमारे व्यूवर्स को, कि किस तरह से कौन से प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा सकते हैं, किस तरह से महफूज रहा जा सकता है? जी, सबसे पहले देखिए, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हम सब का फ़र्ज़ है और आज का जो आलमी दिन है उसकी भी थीम यही है कि एज ए कम्युनिटी वी हैव टू फाइट इट। इंडिविजुअल्स और डॉक्टर्स या कोई छोटा सा महकमा ये नहीं कर सकता। आपको कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना है और कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट सबसे इफेक्टिव तभी हो सकती है कि आप लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाएं कि ये बीमारी होती कैसे है। अच्छा, इसमें अवेयरनेस कैसे पहुंचाएं? क्योंकि लोग जो हैं मोस्टली, जो मैंने भी सुना है, जितना मुझे इल्म है, कि सैलॉन से ये बहुत फैलती है। यानी अगर आप सेम ब्लेड यूज़ कर रहे हैं, जो लोग सैलॉन जा रहे हैं, या फिर कोई बालों काटने से भी कैंची अगर बाल काटती है, ये इस पे क्लियर कीजिएगा। देखिए, एक आज जो यहाँ पे थोड़ी लोगों में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। लोग कहते हैं कि मच्छर से भी हो जाता है और जो है पास बैठने से हो जाता है, सेम सीजर यूज़ करने से होता है। जी। अच्छा, देखिए, ये फैलता बहुत क्लोज इंटीमेट कांटेक्ट से, ह्यूमन टू ह्यूमन, ठीक है। मच्छरों से ये नहीं फैलता, जबकि डेंगू, मलेरिया, येलो फीवर फैलते हैं, लेकिन HIV की अभी तक कोई ऐसी डॉक्यूमेंटेड नहीं है कि मच्छर से फैले। फिर जो लोग छोटे वगैरह हॉस्पिटल्स वगैरह में जाते हैं, दे शुड मेक श्योर कोई इंजेक्शन लगना है, उनके सामने सिरिंज खुले, बजाय इसके कि उनको नहीं पता कि पुरानी किसी सिरिंज जो किसी और पे यूज़ हुई है वो हो जाए। जो डायग्नोस्ड केसेस हैं उनकी कैसे प्रिवेंशन करनी है वो बहुत ज़रूरी है।
और जिन लोगों को एड्स हो जाती है लोग उनको सोसाइटी से निकाल देते हैं, हालांकि पास बैठने से, उनसे हाथ मिलाने से बिल्कुल ये कोई अछूत वाली बीमारी अछूत वाली बीमारी नहीं है। उनके साथ वो अगर आपके साथ सांस ब्लेड से उस तरह से ब्लेड से उस तरह से अगर वो किसी इन्फेक्टेड बंदे को पहले वो यूज हुआ है और वो दोबारा यूज हुआ है, तो दांतों की जो किट होती है वो भी उससे भी हो सकता है। जी बिल्कुल, अगर जो डेंटल किट्स हैं प्रॉपर्ली स्टेरिलाइज ना हो तो उससे हेपेटाइटिस भी फैल सकता है, एड्स भी फैल सकती है। बिल्कुल डॉक्टर उमर हसन, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, आपने खुसूसी वक्त निकाला, सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और आज के दिन की मुनासिबत से सुनो पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से ये मैसेज दिया कि जी आप किस तरह से एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए इस वायरस से बच सकते हैं। ब्रेक लेंगे। बिल्कुल, एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर। वेलकम बैक। दौरे हाजिर का सबसे बड़ा मसला अजीम ये है कि रिश्ता, अच्छा रिश्ता कैसे मिलेगा, जोड़ कैसे हम देखेंगे, ये लड़का मुझे पसंद नहीं है, ये लड़की मुझे पसंद नहीं है। अच्छा, वालिदैन को भी सबसे बड़ी यही टेंशन होती है। हाँ, ये अच्छा कमाता नहीं है और ये मेरी टाइप का नहीं है। ये बड़े सवालात हैं जो हमारे जहनों में आते हैं जब हम रिश्ता करते हैं। इसका घर बड़ा है, इसका घर छोटा है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए। और असल में देखना क्या है ये तो किसी को पता नहीं है। हाँ जी बिल्कुल। तो इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बड़ी स्पेशल गेस्ट जिनको कहा जाता है मैच मेकर, मिसेस खान आज हमारे साथ सुनो पाकिस्तान का हिस्सा है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मिसेस खान कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल खैरियत से हूँ। मिसेस खान सबसे अल्लाह ताला से सबके लिए दुआ करती हूँ। जी इंशाल्लाह जी। अब सबसे ज़रूरी सवाल है जी कि वालिदैन एक मुनासिब रिश्ता कैसे तलाश करें? मुनासिब रिश्ता तो बेटा कोई मुनासिब ही रिश्ता नहीं होता। किसी को किस चीज़ पे एतराज़ है, किसी को किसी चीज़ पे एतराज़ है, किसी को छोटे घर पे एतराज़ है, किसी को थोड़ी इनकम पे। अब आप लड़के के साथ शादी कर रहे हो तो क्या वो एक बॉस होगा इस वक्त? क्या वो कोई डायरेक्टर सीईओ होगा? आपको पता है आपको स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा, दोनों को मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे माँ बापों के पास जब वो इंडिया से आए थे क्या उनको बड़े बड़े घर मिले थे? 2-2 कमरों के छोटे छोटे घरों में, 1-1 2-2 कमरों के घरों में रहते थे। फिर हम कहीं जाके पैदा हुए, हम अपने नसीब लाए और अब हम लोग बड़े बड़े घरों में रहते हो। तो शुरू से आपके पास वो चीजें, आपको मेहनत करनी पड़ती है। आप क्यों मेहनत करनी पड़ती है? मिसेस खान, मैं अगर अपने देखने वालों को बता दूं कि हमारी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, अगर आपको कोई भी सवाल करना है रिश्तों के रिलेटेड तो हमारे साथ इस वक्त मिसेस खान मौजूद हैं। आप कॉल कर सकते हैं, अपना मसाइल बता सकते हैं। और मेरा सवाल ये है मिसेस खान कि जब आप रिश्ते करवाती हैं सबसे ज़्यादा मुश्किलात किन मामले में आपको आती हैं? क्या ऐसे सवालात हैं जिन पर आप तंग होती हैं कि मैं अब क्या करूं, ये मैच कहां से लेकर आऊं? बिल्कुल आप सही कह रही है मिसेस खान। उसका मेरा तो कद इतना है, रिया लड़के वाले, हमारे बेटे का कद तो 6 है, 5'11" है, 6'2" है, 5'7", 5'8" की लड़कियां आजकल होती हैं। इक्का दुक्का आपको कोई हजारों में एक नजर आएगी। मैं हूँ 5'7". चले आप हैं, वेरी गुड। लेकिन आम लड़कियां 5'3", 5'4" से ज्यादा नहीं होती। दिन ब दिन ये हाइट छोटी होती जा रही है। जब हम कॉलेज में थे तब भी लंबी लड़कियां नजर आती थी, अब तो घिसी हुई छोटी छोटी लड़कियां नजर आ रही हैं हमें। ये क्या लेकर बैठ जाती हैं? आप इंसान का बच्चा ढूंढ रही हैं कि बकरी बकरा ला रही हैं? क्या क्या उसके दांत भी गिन रही हैं, उसकी हाइट भी गिन रही है? क्या बात करता है? अगर पेरेंट्स की या फैमिली में दराज कद लोग हों तो ऑब्वियसली जो बाकी जनरेशन होती है वो भी ऐसी होती है। अच्छा ये बताइएगा कि रिश्ता करते वक्त बिलखसूस किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? थोड़ी हम चाहते हैं कि ज़रा हेल्दी कन्वर्सेशन इस मामले में हो कि जो व्यूवर्स हमें देख रहे हैं वो समझ सकें, बेसिकली उनको गाइड किया जा सके। किन ज़रूरी चीज़ों का ख्याल रखा जाना चाहिए रिश्ता करते वक्त? जब हमारा ज़माना होता था तो माओ को और घर वालों को भी देखा जाता था कि उनमें कितनी तमीज़ है, माँ को कितनी तमीज़ है, माँ कैसी है। अब माँ को नहीं देखा जाता, वैल्यूज़ को नहीं देखा जाता, नॉर्म्स को नहीं देखा जाता। ये चीज़ें बहुत पीछे चली गई कि उसकी तालीम कहाँ की है, कैसी है, उठना बैठना कैसा है, किचन में थोड़ा बहुत आता है। हमें भी कुछ नहीं आता था, ये लड़कियों को शादियों के बाद ही आता है सब कुछ। लेकिन ABCD तो आना चाहिए। अब तो अम्मा कहती है सिर्फ मेरी बच्ची को अंडा पकाना आता है। कौन लेकर जाएगा ऐसी लड़की है? अंडे पका पका कर तुम अम्मा अब्बा को ही खिलाओ, ससुराल में ये चीज नहीं चलती। कोई नहीं, लड़कियां सब में पढ़ाई में वक्त गुजारी होती है मिसेस खान, तो वो साथ साथ सीख लेती है। नहीं हमने भी पढ़ा है। ना 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 ना। अच्छा मोबाइल के लिए फोन है, फ्रेंड्स के लिए फोन है, शॉपिंग के लिए टाइम है,
टेलीफोन के लिए टाइम है, बाहर चाइनीज खाना, इधर खाना, उधर घूमना फिरना, उसके लिए टाइम है। घर गृहस्थी के लिए आजकल किसी बच्ची के पास टाइम नहीं था। हम तो अपने जमाने में, मैं 13 साल की थी, मैं खुद सी रहती थी, मेरे पास एम्ब्रॉयडरी एक दिन आप लगवाएं। मिसेस खान, लेकिन जमाना बदल गया है ना, अब आप देखिए जमाना बदल चुका है। बदले हुए जमाने में एक्सेप्टेंस तो होनी चाहिए, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अच्छा, हम देख रहे हैं कि अब ऐप सामने आ गई हैं शादी करने के लिए, वेडिंग ऐप्स हैं, रिश्ता ऐप्स हैं, मैच मेकर ऐप्स हैं। इनको आप कैसे देखती हैं? क्योंकि पहले जमाने में जब शादी की जाती थी, या फिर अभी भी कुछ खानदान ऐसे हैं कि वो पूरा बैकग्राउंड आपके सवाल का जरूर जवाब लेंगे। अनवर हमारे साथ लाहौर से कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम अनवर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसी तबीयत राना? जी बेहतरीन, जबरदस्त। अनवर साहब कहिए, क्या सवाल है आपका? मेरा क्वेश्चन है कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, लेकिन ना मेरी पहली बीवी भी नाराज ना हो मुझसे। ऐसा कोई तरीका है? ये तो कोई सवाल नहीं है। अच्छा जी, हमारी एक्सपर्ट हैं जी मिसेस खान, वो हमारे साथ मौजूद है। मिसेस खान, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? अनवर साहब से कोई सवाल करना चाहती हैं? दूसरी शादी करना चाह रहे हैं? अच्छा, ये पहली दूसरी शादी और पहली बीवी को पता है, इजाजत ली है, वो कह रहे हैं मेरी पहली बीवी नाराज ना हो। दूसरी शादी नाराज कैसे नहीं नाराज होगी, डंडों से धुलाई कर देगी। आप सोचे नहीं, खान, आप दूसरी शादी करवाती हैं? छोड़ के चली जाएगी। देखिए, अगरचे मैं इस चीज को माइंड नहीं करती, अगरचे बीवी इजाजत दे, उसकी हैसियत हो, ये नहीं कि पहले घरवाली को तो तुम कुछ नहीं दे रहे हो, दूसरी करके बैठ गए, नहीं, उसको सब कुछ प्रोवाइड किया हो, घर बार सब कुछ दे दिया हो, और वो इजाजत दे, वो कहे हाँ चलो कर लो, लेकिन कोई कहती नहीं है औरत, चलो कर लो, चलो हल्के दिल से भी कह दे, तो अब सोच सकते हैं कि मैं दूसरी शादी कर लूं, ताकि किसी और का भी आप थोड़ा बहुत सहारा बन जाए। इतनी बेसहारा लड़कियां और औरतें हैं, बजाय इसके कि वो बुरे कामों में जाए। अच्छा मिसेस खान, हम देखते हैं कि आमतौर पर वालिदैन अब जब रिश्ता करते हैं तो वो चाहते हैं उनका दामाद या उनकी बहू होने वाली तालीम याफ्ता हो। तो अभी के रिश्तों में आपको ये मसला पेश आता है? तालीम याफ्ता लोग ज्यादा हैं? गोरे रंग का बड़ा मसला बनता है लोगों के लिए कि जी रंग गोरा होना चाहिए। ये तो हर एक की ख्वाहिश है, काली लड़की सांवली लड़की उनको नहीं है। सांवली तो फिर भी चली जाती हैं, चल पड़ती हैं, क्योंकि वो अट्रैक्टिव होती हैं, हल्का सा मेकअप करें तो बहुत खूबसूरत लगती हैं। बिल्कुल। लेकिन पढ़ा लिखा, अब डॉक्टर चाहिए, डॉक्टर आगा खान की चाहिए, डाव की चाहिए, एसएमसी की चाहिए। मिसेस खान, हमारे साथ इसमें कॉलर मौजूद है ननकाना साहब से, फयाज महमूद। फयाज, बताइएगा क्या सवाल है आपका? जी, मेरा मिसेस खान साहब से सवाल है जी कि ये है कि शादी आपने जब करनी है तो शादी तो आपकी हो जाती, उसके बाद उनके पेरेंट्स का कितना कमल दखल होना चाहिए आपकी शादी लाइफ में? बड़ा हम सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखें आज शौहर चला गया दफ्तर, इधर उधर हुई सास, कमरे में जाकर फोन पे सारी डिस्कशन, क्या मियाँ ने कहा, क्या शौहर ने कहा, क्या सास ने क्या पका, कितना काम किया, क्या किया, ये जब आप सब कुछ डिटेल्स बताएंगी और अम्मा से मशवरे लेंगी तो घर नहीं चलेंगे। ये फोन पे ये सब चीजें आप बिल्कुल छोड़ दें। अम्मा से जो एक हफ्ते में 1 या 2 दफा अम्मा के घर जाते थे तब डिस्कस कर लेते थे, जब ये फोन नहीं होते थे। तो इस तरह का रवैया रखें, या ज़रूरी बात हो अम्मा से फ़ोन करें, खैरियत मालूम करें, उनकी तबीयत ख़राब है वो मालूम करें। ये क्या पूरी बातें आप एक A to Z उनको अपनी घर की बातें बता रही हैं। बाज़ दफ़ा कई बातें होती हैं। अगर आप अपना घर समझे तो मेरे ख्याल से फिर आप वो बातें किसी के साथ शेयर नहीं करते, क्योंकि आप अपने माँ बाप की बातें तो किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो ससुराल की बातें भी आपको किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। तो कितना खतरनाक है आप अपनी प्राइवेट बातें जब लोगों के साथ शेयर करते हैं। हाँ, तो माएँ दुखी होती हैं, वो बच्चियों को भी भड़का देती हैं एट टाइम्स, ज़रा तकलीफ में आकर। लेकिन जो माँ अच्छी होगी ना, वो कहेंगी बेटा अब आपकी शादी होगी, अब आप तरीक़े से निभाओ, उनके तरीक़े सीखो, थोड़ा सा सब्र करना सीखो, थोड़ा इंतज़ार करो, बेहतर हो जाती हैं चीज़ें। अब तो बच्चे होंगे, देखो तो मियाँ का मूड और डिफरेंट होगा, वो और दिल लगाएगा तुम में, बच्चों में दिल लगाएगा, बच्चे बात करेंगे तो चीज़ें संभलती हैं दोनों तरफ से। बेटी को भी, सास को भी बड़ा दोसाइल, अच्छा मतलब लाइक अ फ्रेंड ट्रीट करे, लाइक अ बेटी ट्रीट करे, तो वो बहू भी अच्छी रहती है। लेकिन मेरे ख्याल सासें भी पढ़ी लिखी हैं,
वो बहुओं से अब ऐसा सलूक नहीं करती थी जी जैसे हाँ। 50-40 साल 50 साल अच्छा पहले मिसेस होती खान, थी। आजकल ऐसी जो सब मर्द हजरात सासें नहीं हैं है। जिनकी उम्र जो है वो शादी के काबिल है, वैसे एग्जैक्ट एज क्या होनी चाहिए ये भी मैं सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, लेकिन अभी सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि कमाई के एतबार से, क्योंकि बंदा तो ये सोचता रहता है कि जब मैं सेटल होऊंगा तो मैं शादी कर लूँगा, तो अब सेटल होने की डेफिनेशन क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी सिचुएशन ऐसी हो कि जब बंदा ये तय कर ले कि हाँ भी अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए? देखें बेटे, आजकल तो माँ बाप की तरफ से भी काफ़ी सपोर्ट होती है बच्चों को, घर वर बनाया हुआ होता है, कितना चाहिए होता है आपको, एक लिविंग रूम कॉमन चाहिए होता है और अब जाते हुए एक कमरा चाहिए होता है। अब लड़कियां समझते हैं एक पूरा घर मिल जाएगा, अरे भाई पूरा घर कैसे मिल जाएगा, इतनी महंगाई है। तो आप जरा जॉइंट फैमिली में सिमट कर रहना सीखें। एक एक बिल दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो इस तरह अब घर चलते हैं। वो जो लाइफस्टाइल था ना आज से 15-20 साल पहला, 10, 12, 15 के बिजली के भी बिल कम आ रहे हैं, गैस के भी कम आ रहे हैं, पेट्रोल भी सस्ता है, तो आप कुछ अफोर्ड कर लिया करते थे। लेकिन खुदारा थोड़ा सा सब्र करके आपस में मिलजुल कर रहे ताकि ये इस महंगाई में हम कोप अप कर सकें सिचुएशंस के साथ। अब ये कि कब शादी करनी चाहिए, देखिए बाज इंसान ज्यादा मैच्योर हो जाता है, ज्यादा जल्दी कमाने लग जाता है। मिसेस खान, तो हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, नूर सरगोदा से। नूर, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। मेरा ये क्वेश्चन है कि ये जो डिजिटल मैच मेकिंग एप्स हैं ये कितनी कारआमद साबित होती हैं रिश्ते करवाने में? ठीक है, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बताएं मिसेस खान। मिसेस खान, ऐप के बारे में पूछ रही है हमारी कॉलर के, जो रिश्ता ऐप्स होती हैं। ऐप्स को मैं जीरो कहूंगी। ना लड़का लड़की को जानता है, ना लड़की लड़की ना को, खानदान को जानते होता है उनसे कोई सवाल जवाब, ना सवाल जवाब पूछने को जानता है। फेक तस्वीरें लगाई होती हैं दोस्तों की गाड़ियों में, फेक घरों में बैठे होते हैं, तस्वीरें खिंचवाई हुई होती हैं, होते वो कुछ भी नहीं है, जीरो। भाई आप अपने घर का माहौल दिखाएं, अपने माँ बाप से इंट्रोड्यूस करवाएं, बहन भाइयों से इंट्रोड्यूस करवाएं, आप जो हैं वो बताएं। अब लोग घरों में जाते हैं, उनके तौर तरीके देखते हैं, उनके बर्तन देखते हैं, किस तरह सर्व कर रहे हैं, उनका उठना बैठना देख रहे हैं। ये चीजें बहुत मैटर करती हैं कि आपको। अच्छा मिसेस खान, मेरा सवाल ये कि हम देखते थे पहले कि सिर्फ फैमिलीज को देखा जाता था, ये चीजें नहीं देखी जाती थी, ये बर्तन कैसे हैं, ये इनका घर छोटा है, या फिर ये चीजें पहले नहीं देखी जाती थी। देखिए नहीं, बर्तन आपके चाहे कम कीमत पे के हों लेकिन वो साफ हों। कप्स में देखे, हाँ कप्स हल्का सा टूटा हुआ होता है, उसमें भी सर्व कर देते हैं। इन चीज़ों का ख्याल रखें। 6 कप सॉसर्स वगैरह, 6 अच्छे से ग्लास वगैरह और कुछ कटलरी वगैरह थोड़ी सी आप मेहमानों के लिए अलग रखते हैं। मैं भी अलग रखती हूँ, मेरे घर के बर्तन अलग होते हैं। जब कोई आए जाए उसकी सर्विंग, उसकी ट्रेस में 2-3 हर घरों में तरीके के घरों में ये होता है, माएँ तरीके से उनको संभाल के रखती हैं कि इज्जत का सवाल है। जब कोई आए जाए तो इन साफ बर्तनों में, इन साफ ग्लासेस में, इनमें आप सर्व करें। ये प्लेट्स निकालें और ये कटलरी को यूज़ करें। आम तो स्क्रैचेस प्लास्टिक के वो बर्तनों में पड़ जाते हैं, लेकिन वो घर के लिए हम इस्तेमाल कर लेते हैं। हल्का सा स्क्रैच पड़ा हुआ है, धुलते धुलते ज़रा सा उसका डिम पड़ गया हुआ है, उसका प्रिंट, तो ऐसे बर्तन ना यूज़ करें। 2-3 ट्रेज रख लें, छोटी और 2 बड़ी, 1-2 छोटी, जैसे आपको मुनासिब लगे वो यूज़ करें। अच्छे ग्लासेस यूज़ करें, उससे प्रेजेंटेशन इज समथिंग। मिसेस खान, अब ये कहिएगा कि वो वालिदैन जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हो, जिनके बच्चों की उम्र शादी वाली हुई हुई है और रिश्ते हो नहीं रहे हैं, वो परेशान हैं, तो उनके मसले का क्या हल हो सकता है? उनके मसले का ये हल है कि आप उनके सिर्फ रिश्तेदारों को, क्लोज रिलेटिव्स को बुलाएं, रिश्तेदारों को आप भी बुलाएं। 50-60 लोगों में बस एक गैदरिंग में कहीं भी छोटा सा हॉल ले लें, भले अपने बड़ा ड्राइंग रूम है तो उधर ही शादी कर लें। लड़की अपनी पूरी तैयार हो, दुल्हन बने, लड़का दूल्हा बने, पीछे माँ बाप जैसे तस्वीरें खींचती हैं वैसे खिंचवाएं। अपना खाना जितने 50-60 लोगों का बनता है वो अब आपको कोविड से काफ़ी अंदाज़ा हो गया होगा। जो 400-400, 200 लोग, तौबा तौबा, इतना खर्चा, अब महंगाई कितनी है। मिसेस खान, ये जो जहेज का बढ़ता जा रहा है, हम देख रहे हैं शादियों में भी हम देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को बढ़ रहा है कुछ फैमिलीज में। कितना मुश्किल है कि जो खवातीन, कितनी जवान लड़कियां घरों में बैठी हैं अभी तक सिर्फ जहेज को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सारे लड़के तो बाहर चले गए। यहाँ के आपको हालात पता है क्या है।
तो अब जब सब लड़के चले जाएंगे, अपनी नौकरियां इधर है नहीं, बिजनेसेस खत्म हो गई, अब आपको पता है गैस की वजह से सारा इंडस्ट्री भी शट डाउन हो रही है, आप टीवी देखते होंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। अब जब ये सिलसिले होंगे, इधर रहेंगे लोग, इधर रहेंगे, हम इतना अफोर्ड कर सकते हैं, हम तो इतना कमाते नहीं जितने। तो ऐसे में अब देखिए हालात तो ऐसे ही है ना मिसेस खान, आप हमें ये बताएं कि जो लड़कियां एक शहजादे का ख्वाब लेकर, एक महल का ख्वाब लेकर बैठी हुई हैं, उनको क्या मैसेज देंगी कि कोई बात नहीं, मेहनत करें, हिम्मत करें, आपका भी वक्त आएगा? नहीं, मेहनत करें, लड़का भी मेहनत करे, मेहनत का अजर मिलता है। क्या हमारे माँ बाप जब इंडिया से आए थे इतना कुछ लेकर आए थे जो माशाल्लाह उन्होंने बनाया, कितनी मेहनत की। उस जमाने में जो मर्द हजरात थे 2-2 जॉब्स किया करते थे, बहुत 2-2 जॉब, शाम को आकर फिर कहीं 4-6 घंटे की जॉब देखते थे, फिर उन्होंने बड़े बड़े घर बनाए। उन्होंने मिसेस खान, माजरत के साथ वक्त की थोड़ी किल्लत है, जाते जाते ये भी बता दीजिए कि लड़का और लड़की दोनों के लिए जब उनका रिश्ता तय हो जाए और उनका निकाह होने वाला हो, तो उन दोनों के लिए निकाहनामा पढ़ना खुद से कितना ज़रूरी है, और दूसरा जो हक महर होता है उसकी अहमियत क्या है? हक महर देखें, उसकी हैसियत के मुताबिक रखें। लड़के की बहुत ज़्यादा जी इतने लाख इतने करोड़ रख दिया, वो बिल्कुल नहीं। और दोनों खुश रहें और इतना एक्सपेक्टेशंस ना लगाएं कि इतना मुझे बरी में जोड़े आएंगे तो इतने जोड़े वोड़े कोई वो काम वाले आज कुछ नहीं आजकल पहनती। आप सिंपल एक आध जोड़ा काम का दे, बाकी सादे जोड़े दे, और मत एक्सपेक्ट करें। आप दोनों ये सोचें कि हम दोनों ने मिलकर मेहनत करनी है, प्यार मोहब्बत से रहना है, इखलाक से रहना है, इज्जत दें और इज्जत लें, ये बहुत बड़ी चीज़ है। थैंक यू सो मच मिसेस खान, आपने हमें वक्त दिया और हमें उम्मीद है कि हमारे वालों ने इससे बहुत कुछ सीखा होगा और बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि आपका वक्त भी आएगा, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि जितना भी रिस्क है उसमें रहना सीखें और मेहनत करते रहें। खूबसूरत बात मिसेस खान ने जो की वो ये की कि इज्जत दें और इज्जत लें। जी, तो यहाँ पर हम शामिल करेंगे ब्रेक शहरबान। जी बिल्कुल, छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। व्यूअर्स, आज के दौर में डिजिटल मार्केटिंग की वजह से कारोबार का दायरा बहुत वसी हो चुका है और प्रोडक्ट की रसाई लामहदूद लोगों तक मुमकिन हो चुकी है। तो डिजिटल मार्केटिंग क्या है और इससे कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मार्केटिंग एक्सपर्ट मौजूद हैं। साजिद अफसल, वेलकम टू सुनो मार्केट। थैंक यू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल हर किसी का दिल करता है कि वो डिजिटल मार्केटिंग करे, वो ऑनलाइन पैसे कमाए डॉलर्स में, और जितनी महंगाई हो चुकी है हर किसी का दिल है कि हम व्लॉगिंग करें, कुछ भी करें, कोई चीज़ बेचें। अच्छा मुझे बताइए, इसमें ब्लॉग्स लिखना भी आते हैं? जी, इसमें देखें इंटरनेट के ऊपर आप किसी भी तरह से अपने आप को मार्केट करते हैं, दैट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। आइदर वो वीडियो कंटेंट की फॉर्म में है, वो टेक्स्ट की फॉर्म में है, वो इमेजेस की फॉर्म में है। ये एक बहुत बड़ा स्किल सेट है। इवन ऑनलाइन ई कॉमर्स के हैं, ई कॉमर्स की मल्टीपल टाइप्स हैं। आप किसी भी फील्ड के अंदर अगर छोटा सा पार्ट भी ले लेते हैं ना, इट इज़ अ ह्यूज चंक एज कम्पेयर टू वट यू आर अर्निंग लोकली ना। तो डॉलर्स में जब आप लेते हैं तो $200-300-400 भी हो जाएं किसी के मंथली, तो इट्स अ गुड अमाउंट फॉर हिम। तो मैं ये कहता हूँ न्यूबीज़ को कि पहले आप टारगेट करें कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है, आप फिर उस फील्ड की तरफ आ जाएं। हर फील्ड के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, बट जो फेक चीज़ें हैं ना कि कुछ ना किए बगैर पैसे मिल जाते हैं, घर बैठे कमा लें, ये क्लिक करें तो पैसे मिल जाएंगे, क्लिक करें तो पैसे मिल जाएंगे, या आप हमें पहले इतने पैसे देंगे तो फिर आप पैसे कमाना शुरू करेंगे, ये सब फेक है। अच्छा साजिद, ये बताइएगा कि इसके लिए कोई फुल फ्लेज 3-4 साल 5 साल की डिग्री आपको नहीं करनी पड़ती, कुछ ऐसे कोर्सेज भी हैं जो करने के बाद आप घर बैठे इतनी कमाई कर सकते हैं? देखिए मेरा एक स्टूडेंट है रिमोट एरिया ऑफ बलोचिस्तान का, पढ़ा लिखा भी नहीं है, रिक्शा चलाता है। He just sent me a screenshot 2 days back that he earned $139 in 3 days from YouTube. So no education is required. आपको सिर्फ कॉमन सेंस होनी चाहिए और आप में लगन होनी चाहिए, और बहुत सारे लोग ये काम कर रहे हैं, इवन ब्लॉगिंग भी कर रहे हैं जिनका पढ़ाई से। अच्छा, आजकल की हमारी जो नई जनरेशन है, ऑब्वियसली उन सबको शौक तो बहुत है कि जी हम भी डॉलर्स में कमाएं, और इवन के जो लोग ऑलरेडी किसी ना किसी प्रोफेशन से जिनका ताल्लुक है वो भी चाहते हैं कि जी हमारी भी इजी इनकम हो। तो ये कहिएगा कि इसको कैसे सीखा कैसे जा सकता है, कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर जाके जो शख्स ख्वाहिश रखते हैं इसे सीखने की वो सीख सके इन सारी चीज़ों को? देखिए पाकिस्तान में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, फ्री में भी अवेलेबल हैं, पेड में भी अवेलेबल हैं। पेड में मेनली आपको जब सपोर्ट चाहिए होती है तो आप पेड में लेते हैं। आई स्किल्स
पाकिस्तान एक ऐसा इदारा है जो कि सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है ब्लॉगिंग के हवाले से, ठीक है, कंटेंट क्रिएशन के हवाले से। इसी तरह इमरान अली दीना साहब हैं जो कि कंटेंट क्रिएशन के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम है, फ्री में पढ़ाते हैं वीडियो एडिटिंग। अच्छा, कुछ ऐसे हैं जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो अपनी क्लासेस रखते हैं और अच्छी खासी अमाउंट पे क्लासेस हैं कि 30 दिन की क्लासेस लें, हम आपको बताएंगे आपने किस तरह से अपना यूट्यूब बनाना है। मेरी क्लासेस फ्री होती हैं, मेरा ग्रुप है लर्न विद माहर के नाम से, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो भी आता है फ्री लेता है। अभी मैं रिसेंटली बता दूं कि कनेक्टेड पाकिस्तान का एक इवेंट हो रहा है इस्लामाबाद में, आज भी हो रहा है, मैं उस पर जा रहा हूँ कल, वहाँ पे एज ए वर्कशॉप और परसों मेरे जो है मेरी स्पीच है वहाँ पे। तो पाकिस्तान के तमाम टेक इन्फ्लुएंसर, ऐसे बंदे जो ऑनलाइन पैसे कमा रहे हैं, वहाँ पे आ रहे हैं। तो जो लोग वहाँ जाके सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि कौन सी फील्ड उन्हें पसंद आएगी, किसने कितने पैसे कमाए, वहाँ जाएं, सबसे मिलें, फिजिकली मिलें उन लोगों से जो पैसे कमा रहे हैं, उनसे पूछें कैसे कमा रहे हैं। अच्छा, हमें आपने एक ब्रेक में ये बताया था कि आपने जो डिग्री हासिल की है वो एआई में है, तो कितना खतरनाक आप देख रहे हैं एआई को? देखें, एआई जो है वो आई थिंक जो इलन मस्क की प्रेडिक्शन है वैसा तो नहीं होने जा रहा टर्मिनेटर 2 टाइप का, लेकिन एआई इज क्वाइट अलार्मिंग। उसकी रीज़न ये है कि जब सोशल मीडिया आया था, देखें आज सोशल मीडिया की वजह से नैरेटिव बिल्डिंग पे कितना इम्पैक्ट क्रिएट हो गया, कितनी फॉल्स न्यूज़ आती हैं और किस तरह से जो यंग जनरेशन है वो उसको परसीव करती है, ठीक है। अनकंट्रोल्ड चीज़ थी, एक आम बंदे के हाथ में आपने एक टूल पकड़ा दिया। मुझे एआई से कोई कंसर्न नहीं है, एज एन एक्सपर्ट मुझे ये मसला है कि एआई की जितनी इजी एक्सेस आम बंदे के हाथ में पहुंच चुकी है, दैट इज अलार्मिंग। वो उससे किसी पर भी अगर किसी पर गुस्सा है उसको किसी और तरीके से निकाला जा सकता है, टूल है ना, ह्यूमिलेट किया जा सकता है। देखिए टूल है, अब जो मुझे कोई टूल मिल रहा है मैं उसका पॉजिटिव यूज भी कर सकता हूं। वैसे हम लोग क्योंकि आज उसकी डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, उसके थ्रू पैसे कमाने की बात कर रहे हैं, तो एआई का चूंकि आपका बैकग्राउंड है तो फिर एआई को भी ऐड कर लें इसी सारे टॉपिक के अंदर कि उसके जरिए किस तरह से पॉजिटिव इस्तेमाल करते हुए उसका पैसे कमाए जा सकते हैं। देखिए चैट जीपीटी ने ना अभी एक चीज़ लॉन्च की है जीपीटी स्टोर के नाम। सही। जीपीटी स्टोर में आप क्या कर सकते हैं कि आपको कोई आईटी एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, आप अपनी फील्ड से रेलिवेंट एक्सपर्ट, फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर हैं तो आप जाके एक जीपीटी स्टोर बनाएं जहां पे आप बॉट को ट्रेन करें कि वो मेडिकल के क्वेश्चंस के जवाबात किस तरह से देगा, एंड देन यू सेल दैट बॉट और दैट सर्विसेज ऑन जीपीटी स्टोर। तो जो भी दुनिया में एपीआईज के थ्रू सर्विसेज लेना चाहता है इस तरह की फील्ड के अंदर, वो अगर आपके बॉट की सर्विस कंज्यूम करता है तो आपको उसमें से पैसे मिलेंगे। अच्छा साजिद, ये बड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं, ये ऑब्वियसली जिस किसी का कोई बैकग्राउंड ऐसा है जो कोई पढ़ा लिखा आदमी है वो इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकता है। जैसे आजकल ऐप्स हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, टिकटॉक है, यूट्यूब है, ये वो चीज़ें हैं कि जो जिन्होंने तालीम, हाँ ये हर कोई यूज़ कर रहा है, तो इन प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करते हुए कैसे पैसे बनाए जा सकते हैं? यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक, आप अगर कंटेंट क्रिएशन करते हैं यू कैन रीपर्पस योर कंटेंट ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म, ठीक है। एक टर्म है जिसे हम कहते हैं कैश काउ। कैश काउ? कैश काउ। कैश काउ चैनल्स क्या होते हैं जिसमें आपका फेस नहीं आता, आपकी वॉइस नहीं होती, बिल्कुल, और वीडियोस होती हैं, आप बना के पैसे कमाते हैं। आपने उसमें क्या करना होता है, 3 टिप्स देता हूँ मैं उसके अंदर। आपने वैल्यूड कंटेंट बनाना है। कैसे बनाना है? आप जो इन्फॉर्मेशन चैट जीपीटी से किसी भी टूल से लेके बता रहे हैं उसको आपने ऑथेंटिकेट करना है विद द विकीपीडिया, विद द न्यूज़लेटर, आर्टिकल स्क्रीन। वो आप सर्च कर लें सारे के बिल्कुल ठीक इन्फॉर्मेशन लगाएं, क्योंकि अगर आप नहीं लगाएंगे ना तो वो लो वैल्यू कंटेंट में मार्क हो जाएगा। सही। फिर आपने फेयर यूज़ करना है। आपने क्या करना है कि जो बात कर रहे हैं उसमें मेरे चैनल से क्लिप उठा लें, ऊपर @ करके क्रेडिट दे के मेरे चैनल का नाम लिख दें, मेरी वीडियो का 5 सेकंड से छोटा क्लिप आप लगा लें। ठीक। आप फेयर यूज़ करें, आपकी वीडियो ऑथेंटिकेट होगी, आप ओरिजिनल 5 सेकंड से ऊपर जो है वो कॉपीराइट्स वाला मसला आ जाएगा। जी, 5 सेकंड से ऊपर कॉपीराइट, 5 सेकंड से कम पे भी आ जाता है कॉपीराइट क्लेम, लेकिन 5 सेकंड से ज्यादा वाले को डिफेंड करना बड़ा मुश्किल है। लोग व्लॉग्स बनाते हैं, कुछ लोगों को समझ नहीं आती कि हम किस समत पर जाएं, हम पॉलिटिकल बनाएं, हम एंटरटेनमेंट का बनाएं, और कुछ तो अपनी फैमिलीज के साथ भी बना रहे होते हैं। तो इसमें आप क्या उनको मशवरा देंगे, क्या सजेस्ट करेंगे कि बेहतर कंटेंट सिलेक्ट कैसे करें? एक ऐसी टिप देता हूं जो कि पेड कोर्सेज के अंदर दी जाती है। आप एक टूल है गूगल कीवर्ड प्लानर, ठीक है, सही। आप उस पे जाएं, वहाँ पे अपना कंट्री सिलेक्ट करें जहाँ पे आप अपना कंटेंट प्रमोट करना चाह रहे हैं और वहाँ पे टॉपिक्स टाइप करें। ठीक। वो आपको बताएगा कि इस टॉपिक के ऊपर हाई बीड और लो बीड कितने पैसे मिलते हैं, ऐड चलाने के कितने पैसे होते हैं। कीवर्ड प्लानर, गूगल कीवर्ड प्लानर, गूगल एड्स के अंदर ये होता है, गूगल ads.google.com। तो वहाँ से आपको एग्जैक्टली आइडिया हो जाएगा कि अगर मैं इस तरह के टॉपिक्स पे वीडियोस बना रहा हूँ तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे, कितने पैसे एडवर्टाइजर पे करता है और मुझे कितने पैसे मिलेंगे। तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये जो न्यूज़ कंटेंट है, इस्लामिक चैनल्स का कंटेंट है, देखें अगर आप सवाब के लिए बनाना चाहते हैं ज़रूर बनाएं, मुझे कोई इशू नहीं है,
लेकिन इसके ऊपर CPMs कॉस्ट पर माइलस्टोन्स बहुत लो होते हैं, इसके ऊपर एड रेवेन्यू नहीं बनता। ये जो 1 मिलियन के ऊपर आपको पैसे बना के देंगे, वो एक ऐसा चैनल जिसके ऊपर ऐसा टॉपिक है जिसमें बाइंग इंटेंट है, जिसमें आप ब्रांड्स की बातें कर रहे हैं, वो आपको 1000 व्यूज पे बना के दे देगा। अच्छा साजिद, अभी जाते जाते हम चाहते हैं कि आप हमारी यूथ को मोटिवेट करें, कोई अहम मैसेज, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड शेयर करना चाहें। देखिए, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आपने 3 महीने कम से कम जो है वो अपने आप को देने हैं, चाहे आप डेली के 2 घंटे दें, ठीक है। 3 मंथ्स गिव इट अ ट्राई, और अगर 3 मंथ्स में आपने ऑनेस्ट ट्राई कर दिया, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। नहीं अगर रिजल्ट्स मिलेंगे तो मेरी फेसबुक पे आए कहना कि सर आपने कहा था 3 मंथ्स ट्राई करें। मैं कल से ट्राई करती हूँ, 3 मंथ्स के बाद आपको मैं फोन बिल्कुल, लेकिन ऑनेस्ट ट्राई ऑनेस्ट ट्राई है। अच्छा, इसमें कोई एल्गोरिदम वाला भी सीन होता है ना कि अगर आपने वीडियो अपलोड किया तो उसी तरह से करनी है? एल्गोरिदम, देखिए, आपने कंटेंट को एल्गोरिदम फ्रेंडली बनाना होता है। ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि एल्गोरिदम ही सब कुछ करता है। एल्गोरिदम बनाया गया है व्यूअर के लिए। आप अगर व्यूअर को माइंड में रख के कंटेंट बना रहे हैं तो एल्गोरिदम के बारे में परेशान होने की आपको जरूरत ही नहीं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया माहिर साजिद अफजल साहब। बहुत अहम बात थी जो आपने की कि आपने एल्गोरिदम पर भी ध्यान रखना है और आपने क्या ऑनेस्ट ट्राई करनी। जी बिल्कुल, तो मेहनत करें, आप भी घर बैठे डॉलर कमा सकते हैं, और 3 महीने लगातार कंसिस्टेंसी के साथ काम करें जी। बाकी हम लोग इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं आपसे ब्रेक के बाद, तो आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। सुनो पाकिस्तान। इस प्रोग्राम के अख्ताम में हम बढ़ रहे हैं अपने सबसे फेवरेट सेगमेंट की जानिब, जो हमारे और आप सबके दिल के बहुत करीब है। यानी हम बात करेंगे सुनो ऐसा है मेरा पाकिस्तान। पाकिस्तान की खूबसूरती की बात करेंगे, बेमिसाल खूबसूरती है। यहाँ का तारीखी विरसा जो है वो अपने आप एक कशिश रखता है अपने अंदर, और शायद ही दुनिया में कोई ऐसा मुल्क हो जिसमें तमाम तर चीज़ें पाई जाएँ। मसाजिद की बात की जाए तो खूबसूरत मसाजिद है यहाँ पर, और डिफरेंट चीज़ें तामीर की गई हैं, अंदाज़े तामीर है। मसाजिद का जब हम शहर बनो बिलखसूस जिक्र करते हैं तो इनका जो अंदाज़े तामीर है वो दूसरी इमारतों से बिल्कुल अलग और नुमाया ही नज़र आता है, और इनके अंदर दाखिल होते ही दिल को सुकून मिलता है। खूबसूरत गुंबद और इसके अलावा जो बुलंद मीनार है, वसी सहन है, वो अपनी मिसाल आप है। तो आज हम बात करें लाहौर की तारीख़ी बादशाही मस्जिद की। इस हवाले से खुसूसी रिपोर्ट तैयार की गई है, आपके साथ शेयर करते हैं जी, देखें आप। तो जी ये खुसूसी रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा किया, आई एम श्योर आप सबको बहुत पसंद आई होगी हमारी ये रिपोर्ट। तो हमारे वो व्यूवर्स जो शहर लाहौर के बाहर रहते हैं, जब भी लाहौर आएँ बादशाही मस्जिद ज़रूर विजिट करें, क्योंकि ऐसा है हमारा पाकिस्तान। बिल्कुल, तो आज के लिए जी बिल्कुल ऐसा है हमारा पाकिस्तान। और आज के लिए मुझे और शहर बानों को दें इजाज़त, कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, और अगेन वही बात जो हमने स्टार्ट में की थी कि अपने दिन का आगाज़ मुस्बत सोच के साथ करें, और मौसम चूँकि चेंज हो रहा है तो गर्म लिबास पर अल्लाह हाफ़िज़।
आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।